ये उन दिनों की बात है जब हिंदुस्तान पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की हुकूमत थी। उनका दरबार एक से बढ़कर एक काबिल लोगों से सजा हुआ था, लेकिन उन सभी के बीच में बीरबल का सितारा सबसे ज्यादा बुलंद था। उनकी हाजिर जवाबी, न्यायप्रियता और मुश्किल से मुश्किल समस्या को चुटकियों में सुलझा देने की कला ने उन्हें न सिर्फ शहंशाह का बल्कि आम जनता का भी चहेता बना दिया था। लेकिन जहां फूल होते हैं वहां कांटे भी होते हैं। दरबार में कुछ ऐसे भी मंत्री और अमीर थे जो बीरबल की इस शोहरत से जलते थे। उनकी अगुवाई कर रहे थे शहंशाह के साले साहब मान सिंह, जो खुद को बीरबल से कम नहीं समझते थे, और उनके साथ थे वित्त मंत्री टोडरमल के एक चापलू सहायक जफर खान। उन्हें लगता था कि अकबर बीरबल को जरूरत से ज्यादा तवज्जो देते हैं और उनकी अपनी काबिलियत नजरअंदाज हो रही है। वे हर रोज बीरबल को नीचा दिखाने और उन्हें शहंशाह की नजरों से गिराने का कोई न कोई मौका ढूंढते रहते थे। एक शाम जब दरबार खत्म होने के बाद मान सिंह और जफर खान अपने कुछ साथियों के साथ बैठे थे, तो जफर खान ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मान सिंह जी, कब तक हम इस बीरबल की जय जयकार सुनते रहेंगे? कोई ऐसी तरकीब निकालिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उसे ऐसी मुश्किल में फंसाया जाए कि शहंशाह खुद उसे दरबार से निकालने पर मजबूर हो जाए। मान सिंह की आंखों में एक चमक आई। उन्होंने कहा, तरकीब तो है जफर खान, और ऐसी है कि बीरबल खुद अपने ही बुने जाल में फंसकर रह जाएगा। हम बीरबल पर कोई इल्जाम नहीं लगाएंगे, बल्कि उसे एक ऐसा काम करने को कहेंगे जो नामुमकिन हो। जब वो नाकाम होगा तो बादशाह की नजरों में उसकी काबिलियत की कलई खुद ब खुद खुल जाएगी, और फिर उन सब ने मिलकर एक ऐसी साजिश रची जो उन्हें लगा कि बीरबल के शानदार करियर का अंत कर देगी। अगले दिन दरबार में माहौल कुछ गंभीर था। शहंशाह अकबर किसी बात पर चिंतित दिख रहे थे। मौका देखकर मान सिंह आगे बढ़े और अदब से झुककर बोले, आलम पनाह, आपकी चिंता का कारण हम जान सकते हैं? शायद हम कुछ मदद कर सकें। अकबर ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मान सिंह, हमारी सल्तनत हर तरफ से खुशहाल है, लेकिन हमारा खजाना उतना नहीं बढ़ रहा जितनी हमें उम्मीद थी। हमें कोई ऐसा तरीका चाहिए जिससे हम अपनी दौलत को कई गुना बढ़ा सकें। ये सुनते ही मान सिंह और जफर खान ने एक दूसरे को देखा। उनका तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा था। मान सिंह ने तुरंत कहा, जहां पनाह, इसका एक ही हल है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जो आज तक किसी ने न किया हो। कहते हैं बीरबल की बुद्धि के आगे तो कुदरत भी हार मान लेती है। क्यों न ये काम बीरबल को ही सौंपा जाए? अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसा काम? जफर खान ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हुजूर, हमने सुना है कि बीरबल जी के पास हर चीज का ज्ञान है। हम चाहते हैं कि वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सोने की खेती करें। जरा सोचिए, अगर हमारे खेतों में गेहूं की जगह सोने की फसल उगने लगे तो हमारी सल्तनत दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत बन जाएगी। ये सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सोने की खेती, ये तो सरासर पागलपन था। कुछ दरबारी जो बीरबल के शुभ चिंतक थे समझ गए कि ये एक गहरा जाल है। अकबर भी इस बेतुकी बात पर हैरान थे, लेकिन मान सिंह ने उन्हें इस तरह यकीन दिलाया कि ये सल्तनत की भलाई के लिए एक अनोखा प्रयोग हो सकता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, क्या यह मुमकिन है? क्या तुम सोने की फसल उगा सकते हो? बीरबल, जो अब तक खामोशी से सब सुन रहे थे, जानते थे कि ये उनके खिलाफ एक सोची समझी साजिश है। अगर वो न कहते तो उनकी काबिलियत पर सवाल उठता और उन्हें डरपोक कहा जाता, और अगर वो हाँ कहते तो वो एक नामुमकिन काम में फंस जाते। बीरबल ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, क्यों नहीं, जहां अपना, ये काम मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। आपकी सल्तनत के लिए मैं सोने की खेती जरूर करूंगा। ये सुनते ही मान सिंह और जफर खान की बाछें खिल गई। उनकी साजिश कामयाब होती दिख रही थी। बीरबल ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी।
बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई। लेकिन जहांपनाह, इस खास खेती के लिए मुझे कुछ चीजों और थोड़े वक्त की जरूरत होगी। अकबर ने कहा, तुम्हें जो चाहिए मिलेगा। बताओ, तुम्हारी क्या शर्तें हैं? बीरबल ने बड़ी गंभीरता से कहा, हुजूर, सोने की खेती के लिए सबसे पहले मुझे 100 एकड़ उपजाऊ जमीन चाहिए, जो शहर के पास हो। मंजूर है, अकबर ने कहा। दूसरे, मुझे 1000 सोने की मोहरें, अशर्फिया, चाहिए होंगी, जिन्हें मैं बीज के तौर पर इस्तेमाल करूंगा। यह सुनकर जफर खान, जो वित्त मंत्रालय का काम देखता था, थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन अकबर ने शाही खजाने से 1000 मोहरें देने का हुक्म दे दिया। फिर बीरबल ने अपनी आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त रखी, जिसने साजिशकर्ताओं के होश उड़ा दिए। बीरबल ने कहा, और जहांपनाह, मेरी तीसरी और सबसे जरूरी शर्त यह है कि इस सोने के बीज को बोने और फसल की पहली सिंचाई करने का काम किसी ऐसे व्यक्ति को करना होगा जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई पाप न किया हो, कभी झूठ न बोला हो और न ही कभी किसी का दिल दुखाया हो। क्योंकि सोने जैसी पवित्र धातु की खेती किसी पापी या झूठे इंसान के हाथों से नहीं हो सकती। ऐसा हुआ तो सारी फसल मिट्टी बन जाएगी। ये शर्त सुनकर दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मान सिंह और जफर खान एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें बीरबल की चाल समझ में नहीं आई, लेकिन उन्हें लगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। सल्तनत में कोई न कोई तो ऐसा नेक इंसान मिल ही जाएगा। अकबर ने कहा, तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। तुम्हें 6 महीने का वक्त दिया जाता है। 6 महीने बाद हम उस खेत में सोने की लहलहाती फसल देखना चाहते हैं। बीरबल ने शहर के बाहर मिली जमीन पर काम शुरू करवा दिया। जमीन को जोता गया, क्यारियां बनाई गई और सिंचाई के लिए नहर से पानी का इंतजाम किया गया। बीरबल हर रोज वहां जाते और काम की देखरेख करते। मान सिंह और जफर खान के जासूस उन पर नजर रखते और दरबार में आकर बताते कि बीरबल सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहे हैं। 3 महीने गुजर गए। खेत पूरी तरह तैयार था। अब बीज बोने का वक्त आ गया था। बीरबल दरबार में हाजिर हुए और बोले, जहांपनाह, खेत तैयार है। अब हमें उस पवित्र और निष्पाप व्यक्ति की जरूरत है जो सोने के बीजों को बोएगा। अकबर ने मान सिंह की ओर देखा और कहा, मान सिंह जी, आप शाही परिवार से हैं और हमारे सबसे भरोसेमंद सलाहकार हैं। आपसे ज्यादा नेक और कौन हो सकता है? ये पुण्य का काम आप ही कीजिए। ये सुनते ही मान सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। वो जानते थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कितने ही प्रपंच रचे हैं, कितने ही झूठ बोले हैं। अगर उन्होंने बीज बोए और फसल नहीं उगी तो सारा इल्जाम उन पर आ जाएगा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं जहांपनाह, मैं तो एक सिपाही हूं। युद्ध में न जाने कितने लोगों की जान ली है। मैं इस पवित्र काम के लायक कहा। यह काम तो किसी ज्ञानी पंडित या मुल्ला को करना चाहिए। फिर अकबर ने शाही इमाम मौलाना हबीब की तरफ देखा। मौलाना साहब, आप तो खुदा के नेक बंदे हैं, आप ही ये काम कीजिए। मौलाना साहब घबरा गए। उन्होंने कहा, गुस्ताखी माफ, आलमपना, मैं दिन में 5 वक्त की नमाज जरूर पढ़ता हूं, लेकिन मुझसे भी जाने अनजाने में कई गुनाह हुए होंगे। मैं इस जिम्मेदारी को उठाने के काबिल नहीं हूं। एक एक करके अकबर ने दरबार के सभी बड़े बड़े अमीरों, मंत्रियों, सेनापतियों और सलाहकारों से पूछा। वित्त मंत्री टोडरमल ने कहा कि उन्होंने टैक्स वसूलने में कई बार सख्ती बरती है। हकीम साहब ने कहा कि इलाज के दौरान कई बार मरीजों को कड़वी बातें कहनी पड़ती है। यहां तक कि मुल्ला 2 प्याजा ने भी बहाना बना दिया कि उनसे खाने में ज्यादा नमक मिर्च की शिकायत करने का गुनाह हो जाता है। कोई भी सामने आने को तैयार नहीं था। हर किसी को अपने किए हुए पाप, बोले हुए झूठ और दी हुई तकलीफें याद आने लगी। हर कोई जानता था कि वो 100% निष्पाप नहीं है। ये सब देखकर बीरबल मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। आखिरकार अकबर ने थककर कहा, कमाल है, क्या हमारी पूरी सल्तनत में, इस भरे दरबार में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने कभी कोई पाप न किया हो?
तभी मान सिंह ने एक आखिरी दाव चला। उन्होंने कहा, जहां पनाह, जब कोई तैयार नहीं है तो ये काम उसी को करना चाहिए जिसने इसका बीड़ा उठाया है। बीरबल खुद को सबसे बुद्धिमान और नेक इंसान समझते हैं, उन्हें ही ये बीज बोना चाहिए। जफर खान और बाकी साजिशकर्ता इस बात पर सहमत हो गए। उन्हें लगा कि अब बीरबल पूरी तरह फंस चुके हैं। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गई। बीरबल आगे आए और सिर झुकाकर बोले, जहां पनाह, मान सिंह जी ठीक कह रहे हैं। जब कोई नहीं है तो मुझे ही ये काम करना होगा। लेकिन मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। उन्होंने पूरे दरबार पर एक नजर डाली और कहा, आप सब इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। कोई शहंशाह का साला है, कोई वित्त मंत्री, कोई शाही इमाम। जब आप लोग, जो सल्तनत के स्तंभ हैं, ये मानते हैं कि आप सबने अपनी जिंदगी में पाप किए हैं, झूठ बोला है और लोगों का दिल दुखाया है, तो मैं तो एक अदना सा सेवक हूं। मुझसे तो आप सबसे ज्यादा गलतियां हुई होंगी। बीरबल ने एक पल रुककर कहा, जब आप जैसे बड़े और पवित्र लोग इस काम के लायक नहीं, तो मुझ जैसा साधारण और पापी इंसान सोने जैसी पवित्र फसल कैसे उगा सकता है? अगर मैंने इन बीजों को हाथ लगाया तो ये सोना भी मिट्टी बन जाएगा। ये सुनकर मान सिंह और जफर खान का मुंह खुला का खुला रह गया। बीरबल ने उन्हीं के तर्क को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया था। उन्होंने एक तीर से दो शिकार किए थे। एक तरफ तो उन्होंने बीज बोने से खुद को बचा लिया और दूसरी तरफ दरबार के सभी बड़े लोगों से ये कबूल करवा लिया कि वे पापी और झूठे हैं। अब अकबर को पूरी साजिश समझ में आ गई। वो समझ गए कि ये सब बीरबल को फंसाने के लिए किया गया था। उन्हें अपने दरबारियों की छोटी सोच पर गुस्सा भी आया और बीरबल की चतुराई पर हंसी भी। अकबर ने जोर से हंसते हुए कहा, मान गए बीरबल, तुम सच में लाजवाब हो। तुमने बिना एक भी बीज बोए हमें इंसानियत की सबसे बड़ी फसल का दर्शन करा दिया। तुमने हमें यह सिखाया है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरह से दूध का धुला नहीं है। हर किसी में कोई न कोई कमी होती है। फिर वो मान सिंह और जफर खान की तरफ मुड़े। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। और तुम लोगों ने बीरबल को फंसाने के लिए सल्तनत के खजाने की 1000 अशरफिया और 100 एकड़ जमीन बर्बाद करने की कोशिश की। तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? मान सिंह और जफर खान शहंशाह के पैरों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे। बीरबल ने बीच में कहा, जहां पनाह, इन्हें माफ कर दीजिए और खजाने को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अकबर ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? बीरबल ने बताया, हुजूर, मैंने उन 1000 अशरफियों को शाही खजाने में वापस जमा करा दिया था और जो 100 एकड़ जमीन आपने मुझे दी थी उस पर मैंने सोने की नहीं बल्कि गेहूं की खेती करवाई है और मैंने अपनी तरफ से उसमें बेहतरीन बीज और खाद का इंतजाम किया है। अगले 3 महीनों में जब फसल कटेगी तो उससे होने वाली सारी आमदनी उन गरीब किसानों में बांट दी जाएगी जिनकी फसलें पिछले साल सूखे की वजह से बर्बाद हो गई थी। ये सुनकर पूरे दरबार ने बीरबल की जय जयकार की। अकबर अपनी गद्दी से उठे और बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सोने की फसल तो नहीं उगा सके, लेकिन तुमने उससे भी कीमती चीज उगाई है, इंसानियत, नेकी और सच्चाई की फसल। तुम सिर्फ हमारे मंत्री नहीं, इस सल्तनत की आत्मा हो। मान सिन्हा और जफर खान शर्म से पानी पानी हो गए। उन्होंने बीरबल को फंसाने के लिए जो गड्ढा खोदा था, आज वो खुद ही उसमें मुंह के बल गिरे थे और पूरी सल्तनत के सामने उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। और इस तरह एक बार फिर बीरबल ने अपनी बुद्धि और दूरदर्शिता से न सिर्फ अपने दुश्मनों को मात दी, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। सच्ची जीत साजिशों में नहीं बल्कि नेक इरादों में होती है। कहानी 2। एक दिन की बात है जब बादशाह अकबर अपने शाही दरबार में बैठे थे। दरबार की कार्यवाही खत्म हो चुकी थी और बादशाह का मूड कुछ हल्का फुल्का था। वे अपने नवरत्नों के साथ इधर उधर की बातें कर रहे थे।
तभी अचानक बादशाह अकबर की नजर दरबार की खिड़की से बाहर सड़क पर पड़े एक भिखारी पर पड़ी, जो देख नहीं सकता था। वो लाठी के सहारे चल रहा था और लोग उसे रास्ता दे रहे थे। ये दृश्य देखकर अकबर के मन में एक अजीब सा सवाल आया। उन्होंने तुरंत बीरबल की ओर देखा और पूछा कि बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि हमारे राज्य में कितने अंधे लोग हैं? सवाल सुनकर दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ये कैसा सवाल था? किसी को लगा कि बादशाह मजाक कर रहे हैं, तो किसी को लगा कि अब बीरबल की शामत आने वाली है। भला इतने बड़े राज्य में अंधों की गिनती कौन कर सकता है? और अगर कर भी ले तो उसकी पुष्टि कौन करेगा? लेकिन बीरबल के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जहांपनाह, ये काम मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर मुझे कुछ समय और संसाधन दिए जाएं, तो मैं आपको एक सूची बनाकर दे सकता हूं। अकबर को लगा कि बीरबल शायद अंदाजे से कोई संख्या बता देंगे। उन्होंने उत्सुकता से पूछा कि तुम्हें कितना समय चाहिए? बीरबल ने कहा कि महाराज, मुझे 1 हफ्ते का वक्त दीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस 1 हफ्ते के दौरान मुझे दरबार की जिम्मेदारियों से मुक्त रखा जाए और मुझे जो भी करना हो उसे करने की पूरी आजादी दी जाए। अकबर ने बीरबल की शर्त मान ली और कहा कि ठीक है बीरबल, 1 हफ्ते बाद तुम दरबार में अंधों की सूची के साथ हाजिर होना। अगर तुम्हारी गिनती सही निकली तो तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा, लेकिन अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। अगले दिन सुबह होते ही बीरबल ने एक अजीब सा वेश बनाया। उन्होंने अपने मखमली शाही वस्त्र उतार दिए और एक साधारण फटे पुराने कपड़े पहन लिए। सिर पर एक पुरानी पगड़ी बांधी और हाथ में एक थैला लिया। उस थैले में बीरबल ने कुछ कागज, एक कलम और मोची का कुछ सामान रखा। अब सवाल यह था कि बीरबल करने क्या वाले थे? क्या वो घर घर जाकर सर्वे करने वाले थे? नहीं, बीरबल का तरीका हमेशा दुनिया से अलग होता था। बीरबल सीधे आगरा के सबसे व्यस्त बाजार यानी मीना बाजार के बीचों बीच पहुंच गए। वहां उन्होंने एक ऐसी जगह चुनी जहां से हर आने जाने वाले की नजर उन पर पड़े। बीरबल वहां जमीन पर पालथी मारकर बैठ गए। उन्होंने अपने थैले से एक पुराना जूता निकाला और सुई धागा लेकर उसे सिलना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने अपने बगल में एक रजिस्टर, कागज और कलम रख दी। अब नजारा यह था कि बादशाह का सबसे खास वजीर, जो अपनी अक्लमंदी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था, वो बाजार के बीच में बैठकर जूते गांठ रहा था। बाजार में चहल पहल शुरू हो गई। लोग अपनी दुकानों की ओर जा रहे थे। तभी एक व्यापारी की नजर बीरबल पर पड़ी। वो व्यापारी बीरबल को अच्छी तरह पहचानता था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि क्या ये सच में बीरबल है या उनका कोई हमशक्ल। अपनी तसल्ली करने के लिए वो व्यापारी बीरबल के पास गया और झुककर गौर से देखा। हां, ये बीरबल ही थे। व्यापारी हैरान रह गया। उसने पूछा कि अरे बीरबल जी, आप? और यहां बाजार के बीच में ये आप क्या कर रहे हैं? बीरबल ने अपना सिर नहीं उठाया। उनकी नजरें जूते पर ही थी। उन्होंने बड़े शांत भाव से कहा कि दिख नहीं रहा, जूते सिल रहा हूं। यह कहकर बीरबल ने तुरंत अपना काम रोका, बगल में रखा रजिस्टर उठाया और उसमें कुछ लिखने लगे। व्यापारी को समझ नहीं आया कि बीरबल ने क्या लिखा, लेकिन उसे लगा शायद कोई सरकारी काम होगा। वो व्यापारी वहां से चला गया। असल में बीरबल ने उस व्यापारी का नाम अपनी सूची में लिख लिया था। थोड़ी देर बाद शहर का कोतवाल गश्त लगाता हुआ वहां से गुजरा। जब उसने बीरबल को फटेहाल कपड़ों में जूते सिलते देखा तो उसके होश उड़ गए। वो घोड़े से नीचे उतरा और दौड़कर बीरबल के पास आया। कोतवाल ने घबराते हुए पूछा कि वजीर आज़म, ये क्या अनर्थ हो रहा है? बादशाह सलामत को पता चला तो वे बहुत नाराज होंगे। आप यहां सड़क पर बैठकर ये क्या कर रहे हैं? बीरबल ने फिर वही किया। उन्होंने जूते से नजर हटाए बिना कहा कि दिखता नहीं है भाई, मैं जूता सिल रहा हूं। और जैसे ही कोतवाल ने यह सुना
बीरबल ने फिर से अपना रजिस्टर उठाया और उसमें कोतवाल का नाम लिख लिया। कोतवाल भी हैरान परेशान होकर वहां से चला गया। धीरे धीरे ये खबर पूरे बाजार में आग की तरह फैल गई कि बीरबल पागल हो गए हैं या बादशाह ने उन्हें कोई सजा दी है जिससे उन्हें अब मोची का काम करना पड़ रहा है। लोगों की भीड़ जमा होने लगी। हर कोई आता, बीरबल को जूता सिलते हुए देखता और फिर वही सवाल पूछता कि बीरबल जी, आप ये क्या कर रहे हैं? और हर बार बीरबल का जवाब वही होता कि जूता सिल रहा हूं। और उसके बाद वह उस आदमी का नाम अपने रजिस्टर में लिख लेते। दोपहर होते होते बीरबल का आधा रजिस्टर भर चुका था। बीरबल के विरोधी, जो हमेशा उन्हें नीचा दिखाने का मौका ढूंढते थे, उन्हें ये खबर मिली। मुल्ला दो प्याजा, जो अक्सर कहानियों में बीरबल के प्रतिद्वंदी माने जाते हैं, ने जब ये सुना तो उन्हें बहुत मजा आया। वे तुरंत बाजार पहुंचे ताकि बीरबल का मजाक उड़ा सकें। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि बीरबल पसीने में लथपथ, धूल मिट्टी सने हुए जूते सिलने में मग्न है। मुल्ला दो प्याजा जोर से हंसे और व्यंग्य करते हुए बोले कि वाह बीरबल वाह, आखिर तुम्हें अपनी औकात समझ आ ही गई। लेकिन ये बताओ, तुम यहां बैठकर कर क्या रहे हो? बीरबल ने मुल्ला जी की ओर देखा, मुस्कुराए और बोले कि मुल्ला जी, आप भी? खैर, मैं जूता सिल रहा हूं। और ये कहते हुए बीरबल ने बड़े अक्षरों में मुल्ला दो प्याजा का नाम भी उस सूची में जोड़ दिया। शाम होने को आई थी, लेकिन बीरबल वहां से हिले नहीं। अब तक सैकड़ों लोग उनसे ये सवाल पूछ चुके थे और सैकड़ों नाम उस सूची में दर्ज हो चुके थे। बात उड़ते उड़ते महल तक पहुंच गई। किसी ने बादशाह अकबर को बताया कि जहांपनाह, गजब हो गया है। आपके लाडले बीरबल का दिमाग फिर गया है। वो बाजार के बीचों बीच बैठकर फटे जूते सिल रहे हैं और जो भी उनसे कुछ पूछता है वे अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। अकबर को पहले तो यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि बीरबल जरूर कोई चाल चल रहे होंगे, लेकिन जब कई लोगों ने एक ही बात कही तो बादशाह की चिंता बढ़ गई। उन्होंने सोचा कि मुझे खुद जाकर देखना चाहिए कि माजरा क्या है। अकबर ने तुरंत अपना वेश बदला ताकि आम जनता उन्हें पहचान न ले और वे कुछ सैनिकों के साथ बाजार की ओर निकल पड़े। जब अकबर बाजार पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां मेला सा लगा हुआ है। भीड़ के बीच में बीरबल बैठे थे। उनकी हालत देखकर अकबर का दिल पसीज गया। बीरबल, जो हमेशा कीमती कपड़ों और मोतियों की मालाओं से लदे रहते थे, आज धूल से सने हुए थे। उनके हाथ काले हो रहे थे और वे पूरी शिद्दत से एक पुराना जूता सिल रहे थे। अकबर भीड़ को चीरते हुए बीरबल के पास पहुंचे। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। बीरबल ने ऊपर देखा, बादशाह को पहचाना, लेकिन काम नहीं रोका। अकबर ने हैरानी और दुख भरे स्वर में पूछा कि बीरबल, ये मैं क्या देख रहा हूं? तुम्हें क्या कमी थी जो तुम यहां बाजार में बैठकर ये सब कर रहे हो? आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? बीरबल ने एक पल के लिए सुई रोकी। उन्होंने बादशाह की आंखों में देखा और बहुत ही विनम्रता से बोले कि जहांपनाह, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं जूता सिल रहा हूं। और ये कहने के तुरंत बाद बीरबल ने अपना रजिस्टर खोला और सबसे अंत में, सबसे नीचे बादशाह अकबर का नाम लिख लिया। अकबर ने देखा कि बीरबल ने कुछ लिखा है, लेकिन उन्होंने उस वक्त कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। उन्होंने बीरबल से कहा कि बस बहुत हुआ बीरबल, ये तमाशा बंद करो और कल सुबह दरबार में हाजिर हो। हमें तुमसे जवाब चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाकर हुक्म माना और अपना सामान समेटकर घर चले गए। अगले दिन दरबार लगा। आज दरबार में पहले से भी ज्यादा भीड़ थी। हर कोई ये जानने को बेताब था कि बीरबल कल बाजार में मोची क्यों बने थे और उन्होंने अंधों की सूची बनाई या नहीं। अकबर तख्त पर बैठे और उन्होंने भारी आवाज में पूछा कि बीरबल, तुम कल बाजार में जो कर रहे थे उसका क्या मतलब था? और क्या तुमने हमारा काम किया? क्या तुम अंधों की सूची लाए हो? बीरबल अपनी जगह से खड़े हुए। उनके हाथ में वही मोटा रजिस्टर था। उन्होंने कहा कि जी जहांपनाह, मैंने अपना वादा निभाया है।
मैं हमारे राज्य के अंधों की सूची तैयार करके लाया हूं। अकबर ने कहा कि पेश करो। बीरबल आगे बढ़े और वो रजिस्टर बादशाह के हाथों में सौंप दिया। अकबर ने उत्सुकता से रजिस्टर खोला। उसमें पन्नों पर पन्ने नामों से भरे हुए थे। अकबर पन्ने पलटते गए और सोचने लगे कि इतने अंधे लोग हमारे राज्य में हैं और हमें खबर तक नहीं। तभी उनकी नजर सूची के आखिरी नाम पर पड़ी। वो नाम पढ़ते ही अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनकी भ्रिकुटी तन गई। उन्होंने गुस्से में रजिस्टर बीरबल की तरफ फेंका और गर्जे की, बीरबल, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? पूरा दरबार सहम गया। किसी को समझ नहीं आया कि बादशाह को इतना गुस्सा क्यों आया। अकबर ने चिल्लाते हुए कहा कि तुमने इस अंधों की सूची में मेरा नाम क्यों लिखा है? क्या तुम्हें मैं अंधा नजर आता हूं? क्या मेरी आंखें नहीं है? अगर ये कोई भद्दा मजाक है तो इसकी सजा मौत हो सकती है। दरबारी हैरान रह गए। बीरबल ने बादशाह को अंधा कहा। अब तो बीरबल का बचना नामुमकिन था। मुल्ला दो प्याजा मन ही मन खुश हो रहे थे कि आज तो बीरबल गया। लेकिन बीरबल अपनी जगह पर शांत खड़े थे। जब बादशाह का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा कि गुस्ताखी माफ हो जहांपना, लेकिन आप गुस्सा करने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। ये सूची बिल्कुल सही है और इसमें आपका नाम लिखना मेरी मजबूरी थी। अकबर ने कड़कीली आवाज में पूछा कि वजह बताओ, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। बीरबल ने पूरे दरबार को संबोधित करते हुए कहा कि जहांपनाह, दुनिया में दो तरह के अंधे होते हैं। एक वो जिनकी आंखों में रोशनी नहीं होती, जो कुदरती तौर पर देख नहीं सकते। उनके लिए हमारे दिल में सहानुभूति है। लेकिन एक दूसरे तरह के अंधे भी होते हैं, जिनके पास आंखें तो होती है पर वे फिर भी देख नहीं पाते। अकबर ने पूछा कि पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो। बीरबल ने कहा कि हुजूर, कल मैं बाजार में सबके सामने भरी दोपहर में खुलेआम जूता सिल रहा था। मेरे हाथ में जूता था, सुई थी, धागा था। ये साफ दिखाई दे रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं। फिर भी जो लोग मेरे पास आए, उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखते हुए भी मुझसे यही सवाल पूछा कि बीरबल, तुम क्या कर रहे हो? दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आगे कहा कि जहांपनाह, कल जब आप बाजार आए तो आपने भी मुझे जूता सिलते हुए देखा। आप देख रहे थे कि मैं टांके लगा रहा हूं। फिर भी आपने मेरे पास आकर वही सवाल पूछा कि बीरबल, तुम ये क्या कर रहे हो? आपने अपनी आंखों देखी चीज पर भरोसा करने के बजाय मुझसे पूछना जरूरी समझा। इसलिए उस परिभाषा के मुताबिक मुझे आपका नाम भी उस सूची में शामिल करना पड़ा। बीरबल की ये दलील सुनकर अकबर अवाक रह गए। उनका गुस्सा पल भर में काफूर हो गया। वे समझ गए कि बीरबल ने कितनी गहराई वाली बात कही है। हम अक्सर जिंदगी में यही करते हैं। हमारे सामने सच्चाई होती है, सबूत होते हैं, लेकिन हम फिर भी बेतुके सवाल करते हैं या अनदेखा कर देते हैं। हम देखते तो हैं पर गौर नहीं करते। अकबर के चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान फैल गई। उन्होंने बीरबल की ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखा और बोले कि बीरबल, तुम सचमुच लाजवाब हो। तुमने न सिर्फ मेरी बोलती बंद कर दी, बल्कि मुझे और पूरे दरबार को एक बहुत बड़ी सीख दी है। वाकई दुनिया में उन लोगों की कमी नहीं है जो आंखें होते हुए भी अंधे हैं, और कल मैं भी उन्हीं में से एक था। अकबर ने खजांची को आदेश दिया कि बीरबल को वादे के मुताबिक इनाम दिया जाए। उस दिन पूरे दरबार ने बीरबल की बुद्धिमानी का लोहा माना। बीरबल ने साबित कर दिया कि दृष्टि होना और दृष्टिकोण होना दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। सिर्फ आंखें होना ही काफी नहीं है। आंखों का सही इस्तेमाल करना और जो दिख रहा है उसे समझना ही असली देखना है। दोस्तों, ये कहानी आज के दौर में भी उतनी ही सटीक बैठती है। हम भी कई बार अपने आसपास हो रही चीजों को देखते हैं, लेकिन उन्हें समझते नहीं। हम गलत होते देखते हैं पर चुप रहते हैं। हम सच्चाई देखते हैं पर उसे स्वीकार नहीं करते। बीरबल की ये अंधों की सूची हमें याद दिलाती है
कि हमें अपनी आंखों को सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जागती आंखों से तो सब देखते हैं, लेकिन जो खुली आंखों से सच को देख सके और उसे स्वीकार कर सके, वही असली मायने में बुद्धिमान है। अगर आप कभी किसी को कोई काम करते देखें, तो ये पूछने से पहले कि क्या कर रहे हो, एक बार अपनी आंखों पर भरोसा जरूर करें। हो सकता है जवाब आपके सामने ही हो। तो ये थी बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी की एक और बेहतरीन मिसाल। उम्मीद है इस कहानी ने आपके चेहरे पर मुस्कान भी लाई होगी और आपको सोचने पर भी मजबूर किया होगा। कहानी 3। एक दिन दरबार लगा हुआ था। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और दरबारी अपनी अपनी जगहों पर बैठकर राज्य के मामलों पर चर्चा कर रहे थे। माहौल गंभीर था, लेकिन बीरबल की एक छोटी सी चुटकी किसी भी पल इस गंभीरता को मुस्कुराहट में बदल सकती थी। तभी दरबार के मुख्य द्वार पर एक ऐसी शख्सियत ने कदम रखा कि सबकी निगाहें उस पर टिक गई। आने वाला व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं था। वो थे काशी के महापंडित विद्यासागर। उनके नाम की तरह ही वो सचमुच विद्या के सागर थे। उन्होंने वेद, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष और तर्कशास्त्र का गहरा अध्ययन किया था। उनका ललाट तेज से दमक रहा था। उन्होंने सफेद रेशमी धोती और अंगवस्त्र धारण किया हुआ था और उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी। लेकिन उनके चेहरे पर ज्ञान की विनम्रता नहीं, बल्कि अपने ज्ञान का एक असीम घमंड था। उन्हें लगता था कि इस पूरी धरती पर उनके जैसा विद्वान दूसरा कोई नहीं है। उन्होंने दरबार में प्रवेश करते ही किसी को प्रणाम नहीं किया, बल्कि अपनी गर्दन अकड़ाकर सीधे शहंशाह अकबर की ओर देखा और एक भारी गूंजती हुई आवाज में बोले, मैं हूं पंडित विद्यासागर। मैंने सुना है कि शहंशाह अकबर के दरबार में ज्ञानियों की बड़ी कद्र होती है। मैं यहां किसी नौकरी या इनाम के लिए नहीं आया हूं, बल्कि मैं यहां के विद्वानों की परीक्षा लेने आया हूं। मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या आपके दरबार में कोई ऐसा है जो मेरे ज्ञान के सामने टिक सके। ये अहंकार भरी घोषणा सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। ये शहंशाह की सीधी सीधी तौहीन थी। एक दरबारी ने गुस्से में कहा, गुस्ताख, तुम शहंशाह हिंदुस्तान से बात करने की तमीज भूल गए हो। लेकिन अकबर ने हाथ उठाकर उसे शांत कर दिया। वो पंडित के आत्मविश्वास और साहस से प्रभावित हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, आपका स्वागत है। हमें खुशी है कि आप जैसे विद्वान ने हमारे दरबार में कदम रखा। हम आपकी चुनौती स्वीकार करते हैं। आप हमारे दरबारियों से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। पंडित विद्यासागर के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान फैल गई। उन्होंने दरबार में बैठे सभी विद्वानों, मौलवियों और सलाहकारों पर एक नजर डाली। उनकी नजरें बीरबल पर आकर रुक गई, जो शांत भाव से ये सब देख रहे थे। पंडित ने बीरबल की साधारण वेशभूषा देखकर उपहास के स्वर में कहा, और मैंने सुना है कि ये बीरबल आपके सबसे बुद्धिमान सलाहकार हैं। इनकी शक्ल सूरत से तो नहीं लगता कि इन्हें शास्त्रों का कोई ज्ञान होगा। लगता है ये केवल मजाकिया किस्से सुनाकर ही शहंशाह का दिल बहलाते हैं। ये सुनकर मुल्ला दो प्याजा और बीरबल से जलने वाले अन्य दरबारी मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि आज बीरबल का घमंड चूर चूर हो जाएगा। अकबर ने गंभीरता से कहा, पंडित जी, किसी की बुद्धिमत्ता उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और शब्दों से पता चलती है। बीरबल हमारे सबसे कीमती नवरत्न है। अगर आप में साहस है तो आप इनसे शास्त्रार्थ करें। अवश्य, पंडित ने चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, मैं इनसे 3 प्रश्न पूछूंगा। यदि इन्होंने सही उत्तर दे दिए तो मैं अपनी हार मान लूंगा और जीवन भर के लिए शास्त्रार्थ करना छोड़ दूंगा। और यदि ये उत्तर न दे पाए तो शहंशाह को यह मानना होगा कि मेरे जैसा विद्वान पूरी दुनिया में नहीं है। दरबार का माहौल तनावपूर्ण हो गया। सबकी नजरें अब बीरबल पर थी। बीरबल अपनी जगह से उठे और बड़ी विनम्रता से पंडित विद्यासागर को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, पंडित जी, आप तो ज्ञान के महासागर हैं।
मैं तो आपके सामने एक छोटी सी बूंद के समान हूं। मैं आपसे शास्त्रार्थ करने के योग्य कहा, लेकिन शहंशाह का आदेश है तो मैं उसे टाल नहीं सकता। पंडित विद्यासागर ये सुनकर और भी अहंकार से भर गए। उन्हें लगा कि बीरबल ने पहले ही हार मान ली है, लेकिन बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई। पंडित जी, मेरी एक छोटी सी शर्त है। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरे गुरु के प्रश्नों का उत्तर देना होगा। मेरे गुरु मुझसे भी कहीं ज्यादा ज्ञानी और विद्वान हैं। यदि आप उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित कर देंगे तो मैं बिना कोई प्रश्न पूछे अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। यह सुनकर पंडित विद्यासागर जोर से हंसे। तुम्हारे गुरु? कौन है वो? मैंने तो आज तक उनका नाम भी नहीं सुना। कहाँ रहते हैं वो? बुलाओ उन्हें। मैं अभी इसी वक्त उन्हें पराजित करने के लिए तैयार हूं। पूरा दरबार हैरान था। बीरबल के गुरु? आज तक किसी ने उनके बारे में नहीं सुना था। अकबर भी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? हमने तो तुम्हारे किसी गुरु के बारे में कभी नहीं सुना। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, मेरे गुरु एकांतवासी हैं। वे दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर रहते हैं और मौन साधना में लीन रहते हैं। उन्हें दरबार में लाने के लिए मुझे 2 दिन का समय चाहिए होगा। पंडित विद्यासागर ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 2 नहीं 4 दिन का समय देता हूं। अपने गुरु को ले आओ। मैं यही इंतजार करूंगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे गुरु ना आ पाए या हार गए तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। बीरबल ने सिर झुकाकर शर्त स्वीकार कर ली। दरबार उस दिन के लिए स्थगित हो गया। दरबार के बाहर जाते हुए दरबारी आपस में कानाफूसी कर रहे थे। आज बीरबल बुरी तरह फंस गया। कौन है ये गुरु जो अचानक प्रकट हो गए? पक्का बीरबल कोई बहाना बना रहा है। लेकिन बीरबल के चेहरे पर चिंता की कोई लकीर नहीं थी। उनके दिमाग में एक ऐसी योजना चल रही थी जो पंडित विद्यासागर के घमंड को हमेशा के लिए चकनाचूर करने वाली थी। दरबार से निकलकर बीरबल सीधे अपने घर नहीं गए। वो शहर के बाहरी इलाके की ओर चल पड़े, जहां गरीब धोबी रहा करते थे। वहां पहुंचकर वो सीधे अपने परिचित कालू धोबी की झोपड़ी में गए। कालू धोबी बीरबल का बहुत सम्मान करता था। बीरबल ने कालू से कहा, कालू, मुझे तुम्हारे गधे की जरूरत है 2 दिनों के लिए। कालू हैरान रह गया। मेरे गधे की? हुजूर, आप इसका क्या करेंगे? ये तो बस कपड़े ढोने के काम आता है। बीरबल मुस्कुराए। बस तुम ये मुझ पर छोड़ दो। मुझे तुम्हारा सबसे शांत और समझदार गधा चाहिए। कालू ने अपने सबसे सीधे सादे गधे भोला को बीरबल के हवाले कर दिया। बीरबल भोला को लेकर अपने घर के पीछे बने एक बाड़े में ले आए। अगले 2 दिन तक बीरबल ने एक अजीब काम शुरू किया। वह रोज सुबह शाम उस गधे के सामने एक बड़ी सी पोथी, धार्मिक ग्रंथ रखकर बैठ जाते और घंटों तक उसे कुछ बुदबुदाकर सुनाते। वो गधे के सिर पर हाथ फेरते, उससे ऐसे बात करते जैसे कोई शिष्य अपने गुरु से कर रहा हो। उन्होंने गधे को गर्दन हिलाना और सिर को हाथ या हवा में झुकाना सिखाने की कोशिश भी की। हालांकि गधा अपनी ही मस्ती में रहता। बीरबल के नौकर चाकर ये देखकर हैरान थे कि उनके मालिक एक गधे के साथ इतना समय क्यों बिता रहे हैं। ये बात धीरे धीरे शहर में भी फैल गई। मुल्ला 2 प्याजा तक भी ये खबर पहुंची और वो जोर जोर से हंसे। मैंने तो पहले ही कहा था। बीरबल का दिमाग फिर गया है। अब वो गधों को पढ़ाने चला है। चौथे दिन जब दरबार में दोबारा पेश होने का समय आया तो बीरबल ने उस गधे को नहलाया धुलाया। उन्होंने उसके माथे पर चंदन का एक बड़ा सा टीका लगाया, उसके गले में गेंदे के फूलों की माला पहनाई और उसकी पीठ पर एक कीमती शॉल डाल दी। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने एक बड़ी और भारी पोथी को एक रेशमी कपड़े में लपेटकर उसके गले में लटका दिया। गधा अब किसी साधारण जानवर जैसा नहीं, बल्कि किसी विचित्र शोभा यात्रा का हिस्सा लग रहा था। बीरबल ने गधे की रस्सी पकड़ी और उसे लेकर दरबार की ओर चल पड़े।
जब बीरबल एक सजे धजे गधे के साथ दरबार में पहुंचे तो एक पल के लिए वहां मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सिपाही, दरबारी, मंत्री सब अपनी आंखें मल कर देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पंडित विद्यासागर, जो बड़ी शान से अपने आसन पर बैठे थे, ये दृश्य देखकर आगब बुला हो गए। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो अपनी जगह से उठे और चीखे, बीरबल, ये क्या मजाक है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरबार में एक गधा लेकर आने की? और तुम इसे मेरा प्रतिद्वंदी बता रहे हो? ये शहंशाह का, इस दरबार का और मेरे ज्ञान का घोर अपमान है। दरबार में हंगामा मच गया। कई दरबारी बीरबल को दंड देने की मांग करने लगे। अकबर भी हैरान और कुछ हद तक नाराज थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, इसका क्या मतलब है? तुम्हारे गुरु कहाँ हैं? बीरबल ने बड़ी शांति और गंभीरता से पहले शहंशाह को और फिर उस गधे को प्रणाम किया। फिर वो पंडित विद्यासागर की ओर मुड़े और बोले, पंडित जी, शांत हो जाइए। आप जिन्हें एक साधारण गधा समझ रहे हैं, यही मेरे परम ज्ञानी गुरु पंडित ज्ञानमूर्ति जी हैं। ज्ञानमूर्ति, पंडित ने व्यंग्य से कहा, ये तो एक जानवर है, ये क्या शास्त्रार्थ करेगा? बीरबल ने उत्तर दिया, पंडित जी, मेरे गुरु इतने महान तपस्वी हैं कि उन्होंने सांसारिक भाषा का त्याग कर दिया है। वो बोलते नहीं, केवल मौन में रहते हैं। वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन अपनी भाव भंगिमाओं और संकेतों से करते हैं। आपको उन्हें समझने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। ये सुनकर अकबर को बीरबल की योजना का कुछ कुछ अंदाजा हो गया। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है पंडित जी, जब आप यहां तक आ ही गए हैं तो इनके गुरु से शास्त्रार्थ करके ही देख लीजिए। पंडित विद्यासागर के पास अब कोई चारा नहीं था। उन्होंने अपमान का घूंट पीकर कहा, ठीक है, मैं पूछता हूं अपना पहला प्रश्न। उन्होंने गधे की ओर देखकर एक अत्यंत कठिन दार्शनिक प्रश्न पूछा, बताओ, आत्मा का स्वरूप क्या है? वो कहां से आती है और कहां जाती है? गधा, जो इतनी भीड़ और शोर से परेशान था, चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसने बस अपनी गर्दन को एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाया, शायद एक मक्खी उड़ाने के लिए। बीरबल तुरंत बोल उठे, अद्भुत, अद्भुत, देखा जहांपना, मेरे गुरुजी का संकेत कितना गहरा है। उन्होंने गर्दन हिलाकर बताया कि आत्मा न तो कहीं से आती है न कहीं जाती है। वो तो अजर, अमर और सर्वव्यापी है। उसका स्वरूप दिशाओं से परे है। पंडित जी, आप इस साधारण से सत्य को भी नहीं समझ पाए? पंडित विद्यासागर का मुंह खुला का खुला रह गया। इससे पहले कि वो कुछ कहते, बीरबल ने कहा, अब आप अपना दूसरा प्रश्न पूछिए। पंडित ने और भी ज्यादा गुस्से में एक जटिल ज्योतिषीय गणना से जुड़ा प्रश्न पूछा। इस बार गधे ने बोरियत से अपना सिर ऊपर नीचे किया। बीरबल खुशी से उछल पड़े, वाह वाह, मेरे गुरुजी तो आपकी विद्वता से सहमत है। उन्होंने सिर हिलाकर हां में जवाब दिया है। वो कह रहे हैं कि आपका प्रश्न तो सही है, लेकिन उसका उत्तर इतना सरल है कि उसे जुबान से बोलकर वो अपना और इस दरबार का समय व्यर्थ नहीं करना चाहते। अब तो पंडित विद्यासागर की हालत देखने लायक थी। वो तिलमिला उठे। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर वेदों से जुड़ा एक ऐसा गूढ़ प्रश्न पूछा जिसे समझना ही बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए असंभव था। इस बार गधा, जो काफी देर से एक ही जगह खड़ा खड़ा ऊब चुका था, जोर से रेंकने लगा, ढेंचू ढेंचू। उसकी आवाज पूरे दरबार में गूंज गई। सब लोग हंसने लगे। पंडित का चेहरा शर्म से लाल हो गया। लेकिन बीरबल ने दोनों हाथ जोड़ लिए और आंखें बंद कर ली, जैसे वह किसी दिव्य वाणी को सुन रहे हों। उन्होंने कहा, आह, क्या दिव्य ज्ञान है। मेरे गुरुजी कह रहे हैं कि तुम्हारे प्रश्न में ही उसका उत्तर छिपा है। वो प्राचीन संस्कृत के ब्रह्मनाद का उच्चारण कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरह ये ध्वनि ब्रह्मांड में गूंजती है, उसी तरह वेदों का सार भी हर प्राणी के अंदर मौजूद है। उसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है।
पंडित विद्यासागर अब लगभग हार मान चुके थे। उन्हें समझ आ गया था कि वो बीरबल की चतुराई के जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। उन्होंने अपनी अंतिम कोशिश की। उन्होंने गधे के गले में लटकी पोथी की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तुम्हारे गुरु इतने ही ज्ञानी हैं और उन्होंने ये पूरी पोथी पढ़ी है, तो उनसे कहो कि इसका एक पन्ना पलट कर दिखाएं। ये एक ऐसी चुनौती थी जिसका जवाब देना बीरबल के लिए भी मुश्किल लग रहा था। पूरा दरबार सांस रोककर देखने लगा। बीरबल मुस्कुराए। वो गधे के पास गए और बड़ी श्रद्धा से उस पोथी को खोला। दरबारियों ने देखा कि बीरबल ने उस पोथी के हर 2 पन्नों के बीच में थोड़ी थोड़ी हरी और मुलायम दूब घास रखी हुई थी। जैसे ही पोथी खुली, गधे को घास की मनमोहक सुगंध आई। अपनी पसंदीदा चीज देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने पहला पन्ना अपनी जुबान से चाटकर पलटा और उसके नीचे रखी घास खाने लगा। घास खत्म होते ही उसने अगले पन्ने के नीचे रखी घास के लिए फिर से अपनी जुबान से पन्ना पलट दिया। एक एक करके वो बड़ी सहजता से पन्ने पलटता गया और घास खाता रहा। ये दृश्य इतना अद्भुत और अविश्वसनीय था कि पूरा दरबार देखकर दंग रह गया। ऐसा लग रहा था मानो वो गधा सचमुच उस पोथी को पढ़ रहा हो और एक एक पन्ना ध्यान से पलट रहा हो। ये देखते ही पंडित विद्यासागर की सारी अकड़, सारा घमंड एक पल में टूटकर बिखर गया। वो समझ गए कि बीरबल ने उन्हें किस तरह मात दी है। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए शहंशाह, मुझे क्षमा कर दीजिए बीरबल। आज मेरा अहंकार टूट गया। मैं ज्ञान के नशे में अंधा हो गया था। मैं ये भूल गया था कि सच्चा ज्ञान विनम्रता में है, अहंकार में नहीं। आज इस मूक जानवर ने मुझे वो सबक सिखाया है जो मैं बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर भी नहीं सीख सका। आप सचमुच महान हैं बीरबल। बीरबल ने आगे बढ़कर पंडित को उठाया और गले लगा लिया। उन्होंने कहा, पंडित जी, ज्ञान का अपमान करना मेरा उद्देश्य कभी नहीं था। मैं तो केवल आपके अहंकार का इलाज करना चाहता था। ज्ञान एक दीपक की तरह है जो अगर विनम्रता के साथ जले तो सबको रोशनी देता है, लेकिन अगर उसमें घमंड का तेल डाल दिया जाए तो वो सब कुछ जलाकर राख कर देता है। शहंशाह, अकबर अपनी गद्दी से उठे और जोर जोर से तालियां बजाने लगे। वो बीरबल की बुद्धिमत्ता पर गदगद थे। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। तुमने न केवल एक घमंडी व्यक्ति को सबक सिखाया, बल्कि हम सबको एक बहुत बड़ी सीख दी है। अकबर ने पंडित विद्यासागर को भी सम्मान के साथ विदा किया और बीरबल को ढेरों इनाम दिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक घमंडी पंडित और बीरबल के अनोखे गुरु की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज्ञान हमें विनम्र बनाता है, अहंकारी नहीं। सच्चा विद्वान वही है जो अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करता, बल्कि उसे सबकी भलाई के लिए उपयोग करता है। क्योंकि कभी कभी जीवन के सबसे बड़े सबक हमें उन जगहों से मिलते हैं जहां से हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कहानी 4। एक दिन की बात है, आगरा के शाही किले में शहंशाह-ए-हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार लगा हुआ था। दरबार की रौनक देखने लायक थी, लेकिन आज शहंशाह के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। उनके सबसे करीबी और विश्वास पात्र मंत्री मुल्ला दो प्याजा और हकीम अजमल लगातार उनके कान भर रहे थे। मुल्ला दो प्याजा ने अदब से झुकते हुए कहा, आलम पनाह, बीरबल की अक्ल की धाक पूरी सल्तनत में है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कभी कभी लगता है कि लोग उन्हें इंसान नहीं, कोई फरिश्ता समझ बैठे हैं। कहते हैं उनके पास हर नामुमकिन का हल है। ये तो सरासर खुदा की शान में गुस्ताखी है। हकीम अजमल ने बात आगे बढ़ाई, जहां पनाह, शोहरत जब हकीकत से बड़ी हो जाए तो वो सल्तनत के लिए खतरनाक हो सकती है। क्यों ना आज बीरबल की बुद्धि की ऐसी परीक्षा ली जाए जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। दरबारियों की बातों और अपनी खुद की जिज्ञासा ने अकबर को उकसाया। उन्हें भी ये देखने की इच्छा हुई
कि बीरबल की बुद्धि की सीमा आखिर है कहां तक। उन्होंने फैसला किया कि आज बीरबल को ऐसी चुनौतियों के भंवर में उतारा जाएगा जहां से निकलना लगभग नामुमकिन हो। बीरबल को पेश किया जाए। अकबर ने बुलंद आवाज में हुक्म दिया। बीरबल दरबार में हाजिर हुए और शहंशाह को सलाम किया। उनकी आंखों में हमेशा की तरह शांति और आत्मविश्वास की चमक थी। अकबर ने एक गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, हमने तुम्हारी हाजिर जवाबी और समझदारी के बहुत किस्से सुने हैं, लेकिन आज बात किस्सों की नहीं, हकीकत की है। हम तुम्हें 3 काम सौंप रहे हैं। अगर तुम इन तीनों कामों को पूरा कर पाए तो हम तुम्हें इस सल्तनत का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मानकर महावजीर का खिताब देंगे। लेकिन अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हें हमेशा के लिए दरबार छोड़कर आगरा से दूर जाना होगा। दरबार में एक गहरा सन्नाटा पसर गया। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथियों की आंखों में शैतानी चमक थी। उन्हें पूरा यकीन था कि आज बीरबल का आखिरी दिन है। बीरबल ने शांत भाव से अपना सिर झुकाया। हुक्म कीजिए जहांपना, आपकी हर आज्ञा सिर आंखों पर। अकबर ने अपनी गद्दी पर तनकर बैठते हुए कहा, हमारा पहला हुक्म, तुम्हें दरबार में एक ऐसी चीज लानी है जो हर जगह मौजूद हो पर कहीं भी न हो। दरबार में बैठे लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ये कैसी पहेली थी? अकबर ने अपनी दूसरी उंगली उठाते हुए कहा, दूसरा काम, तुम्हें एक ऐसी बात कहनी है जो न तो सच हो और नहीं झूठ। अब तो दरबारियों के बीच दबीदबी हंसी की लहर दौड़ गई। बात या तो सच होती है या झूठ, इसके बीच में भला क्या हो सकता है? अकबर ने अपनी आवाज में और भी ज्यादा वजन डालते हुए तीसरा और आखिरी हुक्म दिया, और हमारा तीसरा काम, तुम्हें हमें एक ऐसी चीज देनी है जो हीरे से भी ज्यादा कीमती हो पर उसकी कोई कीमत न हो। यह सुनकर मुल्ला दो प्याजा मन ही मन उछल पड़े। बीरबल तीनों तरफ से घिर चुके थे। ये तीनों काम इंसानी समझ और काबिलियत से परे थे। अकबर ने कहा, इन तीनों कामों के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन का वक्त है। हमें उम्मीद है तुम हमें निराश नहीं करोगे। बीरबल ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, कोशिश करना मेरा काम है, नतीजा ऊपर वाले के हाथ में है। मुझे आपकी शर्तें मंजूर है। बीरबल के इस अटूट आत्मविश्वास ने उनके दुश्मनों को और भी ज्यादा बेचैन कर दिया। क्या बीरबल के तरकश में इन असंभव चुनौतियों के लिए भी कोई तीर था? पहला दिन गुजरा, फिर दूसरा। बीरबल ने किसी से कोई बात नहीं की। वो बस लोगों को देखते, बाजार की भीड़ को सुनते और प्रकृति की हरकतों को महसूस करते। दरबार में हर रोज ये खबर पहुंचती कि बीरबल परेशान है और उन्हें कोई हल नहीं सूझ रहा है। ये सुनकर मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी जश्न मनाने की तैयारी करने लगे। पहला काम, जो हर जगह है पर कहीं भी नहीं। छठे दिन की रात, जब पूरा आगरा चांदनी में नहाया हुआ था, बीरबल अपने कुछ विश्वास पात्र सेवकों के साथ शाही दरबार के मुख्य हॉल में पहुंचे। उन्होंने सेवकों को कुछ खास निर्देश दिए। 7वें दिन, जब दरबार खचाखच भरा था और सबकी सांसें अटकी हुई थी, अकबर ने अपनी गद्दी से पूछा, बीरबल, वक्त पूरा हुआ। बताओ, कहाँ है वो चीज जो हर जगह है पर कहीं भी नहीं? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आलम पनाह, मैंने उस चीज को इसी दरबार में मौजूद कर दिया है। बस उसे महसूस करने के लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी होंगी। अकबर और सभी दरबारी हैरान थे, लेकिन उन्होंने बीरबल के कहने पर अपनी आंखें बंद कर ली। बीरबल ने इशारा किया। उनके सेवकों ने तुरंत दरबार के सारे दरवाजे, खिड़कियां और रोशनदान बंद कर दिए और मशालें बुझा दी। एक पल में पूरे हॉल में घना अभेद्य अंधेरा छा गया। अकबर ने घबराकर पूछा, बीरबल, ये क्या है? तभी दरबार के किसी कोने से एक दरबारी डरकर चीखा, अरे, मेरे पास कौन है? दूसरी तरफ से एक सिपाही की आवाज आई, सावधान, कोई हमला तो नहीं हुआ? एक और मंत्री चिल्लाया, मेरी पगड़ी, किसी ने मेरी पगड़ी खींच ली। कुछ ही पलों में पूरे दरबार में अफरातफरी, बेचैनी
और शक का माहौल बन गया। जो लोग एक पल पहले एक दूसरे के बगल में बैठे थे, अब एक दूसरे पर शक कर रहे थे। तभी बीरबल ने जोर से कहा, मशाले जला दी जाए। जैसे ही रोशनी वापस आई, सबने देखा कि हर कोई अपनी जगह पर ही था। किसी ने किसी को नहीं छुआ था, लेकिन सबके चेहरों पर एक अजीब सा भाव था। बीरबल अकबर के सामने आए और बोले, जहांपनाह, अभी अभी आप सबने जिस चीज को महसूस किया, वही मेरा जवाब है। वो चीज है डर। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने समझाना शुरू किया, डर एक ऐसी चीज है जो हर इंसान के दिल में मौजूद है। ये हर जगह है। एक राजा को सल्तनत खोने का डर है, एक सैनिक को जान का, एक व्यापारी को नुकसान का, और एक आम इंसान को भविष्य का। लेकिन अगर आप इसे ढूंढने निकले तो ये कहीं भी नहीं है। इसका कोई रंग, कोई रूप, कोई आकार नहीं है। ये बस एक एहसास है जो रोशनी होते ही गायब हो जाता है, पर अंधेरा होते ही हम पर हावी हो जाता है। अकबर बीरबल के इस मनोवैज्ञानिक जवाब से सन्न रह गए। बीरबल ने डर को लाकर नहीं दिखाया, बल्कि उसे दरबार में ही पैदा करके दिखा दिया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह बीरबल, वाह! तुमने पहले सवाल का ऐसा जवाब दिया है जो हमारी सोच से भी परे था। हम मान गए। अब बताओ, तुम्हारा दूसरा जवाब क्या है? मुल्ला दो प्याजा का चेहरा उतर गया था, लेकिन उन्हें अभी भी उम्मीद थी कि बीरबल दूसरे और तीसरे सवाल में जरूर फंसेंगे। अब बारी थी उस बात की जो न सच हो और न झूठ। ये एक तार्किक पहेली थी जिसे सुलझाना आसान नहीं था। बीरबल ने इसके लिए एक ऐसा जाल बुना जिसमें उनके विरोधी खुद ही फंसने वाले थे। दूसरा काम जो न सच हो न झूठ। बीरबल अकबर के सिंहासन के पास पहुंचे और बोले, जहांपनाह, मेरी दूसरी बात सुनने से पहले आपको यह वादा करना होगा कि आप गुस्सा नहीं करेंगे। अकबर ने कहा, ठीक है, वादा रहा। बीरबल ने मुल्ला दो प्याजा की तरफ देखते हुए ऊंची आवाज में कहा, आलमपनाह, कल रात मैंने एक सपना देखा कि आप और मैं एक सुनहरे तालाब में नहा रहे हैं। अचानक हम दोनों एक दूसरे पर पानी उछालने लगे। फिर खेल खेल में मैंने आपको तालाब से बाहर निकाला और आप एक शहंशाह से एक सुंदर मोर बन गए। और मैंने मुल्ला दो प्याजा साहब को बाहर निकाला तो वो एक गधे में बदल गए। ये सुनते ही मुल्ला दो प्याजा गुस्से से तमतमा उठे और चिल्लाए, झूठ, सरासर झूठ, जहांपनाह की तौहीन। बीरबल, तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैं कोई गधा नहीं हूं। पूरा दरबार बीरबल की इस गुस्ताखी पर हैरान था। बीरबल ने बड़ी मासूमियत से मुल्ला दो प्याजा से पूछा, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि मेरा सपना झूठा है? मुल्ला ने कहा, हां, बिल्कुल झूठा है। बीरबल तुरंत अकबर की ओर मुड़े और बोले, तो जहांपनाह, अगर ये सपना झूठा है तो इसका मतलब आप मोर नहीं बने थे। क्या ये सच है? अब अकबर फंस गए। अगर वो कहते कि सपना झूठा है तो ये बात सच हो जाती। बीरबल ने फिर मुल्ला दो प्याजा से कहा, और मुल्ला जी, अगर आप इस बात को सच मानते हैं तो इसका मतलब आप स्वीकार करते हैं कि आप एक गधे में बदल गए थे। अब मुल्ला दो प्याजा के पास कोई जवाब नहीं था। दरबार में बैठे लोग बीरबल की चतुराई देखकर दंग रह गए। बीरबल ने अंत में अकबर से कहा, जहांपनाह, सपना एक ऐसी ही बात है जो न तो पूरी तरह सच होती है क्योंकि वो हकीकत नहीं है, और न ही पूरी तरह झूठ क्योंकि देखने वाले के लिए उस पल वही सच होता है। ये सच और झूठ के बीच की एक कड़ी है। अकबर अपनी हंसी रोक नहीं पाए। उन्होंने मुल्ला दो प्याजा की हालत देखी और जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम लाजवाब हो। तुमने दूसरी पहेली को भी बड़ी खूबसूरती से सुलझा दिया। अब बस आखिरी पड़ाव बाकी है। लाओ, वो चीज जो हीरे से ज्यादा कीमती है पर जिसकी कोई कीमत नहीं। दरबारियों की उम्मीदें अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उन्हें यकीन हो गया था कि बीरबल के पास तीसरी चुनौती का भी कोई अनोखा जवाब जरूर होगा। अब आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती थी।
एक ऐसी चीज जो कोहिनूर से भी अनमोल हो, पर बाजार में कौड़ियों के भाव भी न मिले। बीरबल के हाथ खाली थे, पर उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी। तीसरा काम, जो हीरे से कीमती पर बेमोल है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, उस अनमोल चीज को देने से पहले मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए होगी। क्या आप मेरे साथ दरबार की सबसे ऊंची छत पर चलेंगे? अकबर और पूरा दरबार हैरान था, लेकिन वे बीरबल के साथ छत पर चल दिए। छत के एक किनारे पर पहुंचकर बीरबल रुक गए। नीचे आगरा शहर का खूबसूरत नजारा था। बीरबल उस छत के बिल्कुल किनारे पर खड़े हो गए, जहां से एक भी गलत कदम उन्हें मौत के मुंह में धकेल सकता था। उन्होंने अकबर की आंखों में देखते हुए कहा, जहांपनाह, मैं अब आपको वो चीज देने जा रहा हूं। इतना कहकर बीरबल ने अपनी आंखें बंद की और पीछे की ओर गिरने लगे। बीरबल! अकबर चीख पड़े और बिजली की तेजी से आगे बढ़कर उन्होंने बीरबल का हाथ पकड़ लिया और उन्हें वापस खींच लिया। अकबर की सांसें तेज चल रही थी। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने गुस्से और चिंता से कहा, यह क्या पागलपन था बीरबल? अगर मैं तुम्हें नहीं पकड़ता तो तुम अपनी जान गंवा बैठते। बीरबल ने बड़ी शांति से मुस्कुराते हुए अकबर के हाथ को देखा, जिसने उन्हें बचाया था, और बोले, जहांपनाह, जो चीज अभी अभी आपने मुझे दी है वही मेरा जवाब है। वो चीज है विश्वास। अकबर निशब्द होकर बीरबल को देखते रहे। बीरबल ने समझाना शुरू किया, आलमपनाह, जब मैं पीछे गिर रहा था तो मुझे अपनी जान का डर नहीं था, क्योंकि मुझे आप पर अटूट विश्वास था कि आप मुझे गिरने नहीं देंगे। ये विश्वास ही है जो एक सल्तनत को बादशाह से और प्रजा को सल्तनत से जोड़ता है। एक हीरा चोरी हो सकता है, टूट सकता है, लेकिन विश्वास एक ऐसी दौलत है जिसे कमाने में सालों लगते हैं और गंवाने में एक पल। इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, पर इसके बिना एक बादशाह भी कंगाल है। यही वो चीज है जो हीरे जवाहरात से भरी तिजोरी से भी ज्यादा कीमती है। ये सुनकर अकबर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बीरबल को गले से लगा लिया। आज बीरबल ने उन्हें सिर्फ एक पहेली का जवाब नहीं दिया था, बल्कि एक शासक के लिए सबसे बड़ी दौलत का एहसास कराया था। अकबर बीरबल का हाथ पकड़कर नीचे दरबार में आए और अपनी गद्दी पर बैठकर बुलंद आवाज में ऐलान किया, आज से हम बीरबल को सिर्फ मंत्री नहीं, बल्कि महावजीर और अमीरुल अकबर, अकबर का सबसे बुद्धिमान मित्र का खिताब देते हैं। बीरबल ने साबित कर दिया है कि सच्ची दौलत और बुद्धि बाजारों में नहीं, बल्कि समझ, साहस और विश्वास में बसती है। पूरा दरबार बीरबल की जय जयकार से गूंज उठा। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथियों के सिर हमेशा के लिए शर्म से झुक गए थे। और इस तरह बीरबल ने अपनी त्रिवेणी परीक्षा पास करके एक बार फिर यह साबित कर दिया कि दुनिया की सबसे मुश्किल पहेलियां भी इंसानी समझ और गहरे विश्वास के आगे घुटने टेक देती है। कहानी 5। बात उन दिनों की है जब हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत का डंका बजता था। अकबर की हुकूमत और बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से सरहदें पार करके दूर दूर तक फैल चुके थे। व्यापारी जो भारत से मसाले और रेशम लेकर फारस जाते, वो साथ में बीरबल के किस्से भी ले जाते। फारस का बादशाह, जिसका नाम शाह अब्बास था, वो बहुत ही घमंडी और अपनी बुद्धिमत्ता पर नाज करने वाला शासक था। उसे ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी कि दुनिया उसके वजीरों की जगह हिंदुस्तान के एक मामूली वजीर बीरबल की इतनी तारीफ क्यों करती है। बादशाह ने गुस्से में अपने वजीर से पूछा कि वजीर, क्या हमारे मुल्क में अक्लमंदों का अकाल पड़ गया है? जहां देखो वहां अकबर और उसके बीरबल की चर्चा है। क्या वो बीरबल कोई जादूगर है? वजीर ने जवाब दिया कि हुजूर, सुना है उसकी जबान पर साक्षात सरस्वती विराजमान है। वो किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है और किसी भी इंसान का चेहरा पढ़ सकता है। बादशाह हंसते हुए बोला कि चेहरा पढ़ सकता है? ये सब अफवाहें। अकबर ने अपनी झूठी शान बनाने के लिए बीरबल का नाम बड़ा कर रखा है। मुझे लगता है हमें इस बीरबल का इम्तिहान लेना चाहिए। ऐसा इम्तिहान
जिसमें फेल होने पर न सिर्फ बीरबल की बल्कि पूरे हिंदुस्तान की नाक कट जाए। वजीर ने पूछा कि लेकिन हुजूर, ये होगा कैसे? बादशाह ने कहा कि हम उसे दावत देंगे, उसे इज्जत से यहां बुलाएंगे, और जब वो यहां आएगा तो उसके स्वागत के लिए एक ऐसी पहेली तैयार करेंगे जिसे सुलझाना नामुमकिन होगा। खत लिखो अकबर को, कहो कि फारस का बादशाह बीरबल की बुद्धिमानी से मिलना चाहता है। फारस के बादशाह के दिमाग में एक बहुत ही शातिर योजना थी। वो बीरबल को मारना नहीं चाहता था, वो उसे सबके सामने बेवकूफ साबित करना चाहता था। एक शाही फरमान तैयार किया गया और सबसे तेज घोड़े पर सवार दूत को आगरा के लिए रवाना कर दिया गया। कुछ हफ्तों बाद फारस का दूत आगरा पहुंचा। अकबर ने उसका स्वागत किया, लेकिन खत पढ़ते ही अकबर के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। खत की भाषा बहुत मीठी थी, लेकिन उसके पीछे छिपी चुनौती अकबर को साफ दिख रही थी। अकबर ने मन ही मन सोचा कि फारस का बादशाह बीरबल को बुला रहा है। अगर मैंने मना किया तो लगेगा कि मुझे बीरबल पर भरोसा नहीं है, और अगर भेजा और वहां बीरबल से कोई चूक हो गई तो मुगल सल्तनत की जगहसाई होगी। फारस के लोग बहुत चतुर होते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, फारस के बादशाह ने तुम्हें अपने मेहमान के तौर पर बुलाया है, लेकिन मुझे इसमें कोई चाल नजर आती है। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम्हें जाना चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि जहांपनाह, अगर शेर शिकार के लिए बुलाए तो डरना चाहिए, लेकिन अगर कोई बुद्धि की परीक्षा के लिए बुलाए तो पीछे नहीं हटना चाहिए। इससे हमारे राज्य का ही नाम रोशन होगा। आप बेफिक्र रहें, फारस की हवा मुझे रास आएगी। अकबर ने कहा कि ठीक है बीरबल, लेकिन याद रखना, तुम वहां सिर्फ बीरबल नहीं बल्कि हिंदुस्तान की इज्जत बनकर जा रहे हो। हम तुम्हारे साथ अपने सबसे वफादार सैनिकों की एक टुकड़ी भेजेंगे। तैयारियां शुरू हुई। बीरबल के लिए शाही इंतजाम किए गए, लेकिन बीरबल ने अपने साथ कोई बहुत बड़ा लश्कर नहीं लिया। उन्होंने बस अपने कुछ भरोसेमंद सेवक और जरूरी सामान लिया। बीरबल जानते थे कि ये लड़ाई तलवार की नहीं, दिमाग की है। सफर लंबा था। रेगिस्तान, पहाड़ और नदियां पार करते हुए कई हफ्तों बाद बीरबल का काफिला फारस की राजधानी इस्फहान के दरवाजे पर पहुंचा। कूटनीति में स्वागत का बहुत महत्व होता है। जब किसी दूसरे देश का खास मेहमान आता है तो राजा अपने खास मंत्रियों को स्वागत के लिए भेजता है, लेकिन यहां बीरबल के साथ खेल शुरू हो चुका था। बीरबल शहर के दरवाजे पर खड़े थे, लेकिन उनके स्वागत के लिए सिर्फ कुछ मामूली सिपाही खड़े थे। न कोई बाजे गाजे, न कोई बड़ा वजीर। ये सीधा सीधा बीरबल का अपमान था। फारस का बादशाह देखना चाहता था कि बीरबल इस अपमान पर कैसा व्यवहार करता है। क्या वो गुस्सा करेगा? क्या वो वापस लौट जाएगा? सेवक ने गुस्से में कहा कि हुजूर, ये तो हद है। आप हिंदुस्तान के वजीर आजम हैं और ये लोग आपको एक आम आदमी की तरह अंदर बुला रहे हैं। हमें वापस चलना चाहिए। बीरबल ने शांत भाव से कहा कि शांत रहो। ये अपमान नहीं, ये परीक्षा की पहली सीढ़ी है। वो देखना चाहते हैं कि मेरा सब्र कितना है। अगर मैं अभी गुस्सा हो गया तो मैं हार गया। मुस्कुराओ और चलो। बीरबल ने उस अपमान को हंसकर टाल दिया और शहर में प्रवेश किया। फारस की राजधानी बेहद खूबसूरत थी। इमारतों पर नीली टाइलें लगी थी, फव्वारे चल रहे थे। बीरबल को एक आलीशान गेस्ट हाउस में ठहराया गया। शाम को खबर आई कि अगले दिन सुबह दरबार लगेगा और बादशाह बीरबल से मिलेंगे। पूरी रात बीरबल ने शहर की हवा को महसूस किया। उन्होंने वहां के नौकरों के व्यवहार को गौर से देखा। बीरबल समझ रहे थे कि कल दरबार में कुछ बड़ा होने वाला है। अगली सुबह बीरबल तैयार होकर दरबार की ओर निकले। जैसे ही दरबार के बड़े दरवाजे खुले, बीरबल के सामने जो नजारा था उसे देखकर एक पल के लिए उनकी भी सांसें थम गई। दरबार खचाखच भरा हुआ था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि सामने तख्त पर एक बादशाह नहीं बैठा था। वहां एक कतार में 7 एक जैसे तख्त लगे हुए थे और उन 7 तख्तों पर 7 बादशाह बैठे थे।
जी हाँ, सातों ने एक जैसे कपड़े पहने थे, एक जैसा ताज, एक जैसी मूंछें, एक जैसा कदकाठी और एक जैसा मेकअप। यहां तक कि उनके बैठने का तरीका भी एक जैसा था। फारस के वजीर ने आगे बढ़कर ऐलान किया कि हिंदुस्तान के दानिशमंद बीरबल, हमारे बादशाह आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक है, लेकिन हमारे मुल्क का रिवाज है कि हम मेहमान की अक्ल का इम्तिहान पहले लेते हैं और स्वागत बाद में। सामने 7 बादशाह बैठे हैं। इनमें से एक हमारे असली जहांपनाह है और बाकी 6 उनके हमशक्ल हैं। आपको असली बादशाह को पहचानना है और सिर्फ उन्हीं के सामने सिर झुकाकर सलाम करना है। लेकिन सावधान, अगर आपने किसी नकली बादशाह या बहरूपिये के सामने सिर झुकाया तो इसे असली बादशाह की तौहीन माना जाएगा और सजा मौत भी हो सकती है। पूरे दरबार की निगाहें बीरबल पर थी। ये एक नामुमकिन काम लग रहा था। वे सातों मूर्तियां लग रहे थे, कोई हिल भी नहीं रहा था। बीरबल के माथे पर पसीना नहीं, बल्कि एक चमक थी। बीरबल ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। उनके जूतों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। बीरबल पहले तख्त के पास गए। उन्होंने उस व्यक्ति को गौर से देखा। वो व्यक्ति बिल्कुल पत्थर की तरह स्थिर बैठा था। फिर बीरबल दूसरे के पास गए, फिर तीसरे। बीरबल हर बादशाह की आंखों में झांक रहे थे। दरबारी आपस में कानाफूसी कर रहे थे कि आज तो ये गया, आज इसकी अक्ल काम नहीं आएगी। बीरबल ने एक चक्कर लगाया, लेकिन कुछ नहीं बोले। वह दोबारा उन सातों के सामने से गुजरे। इस बार बीरबल ने कुछ अलग किया। वो हर तख्त के सामने कुछ सेकंड रुके और मुस्कुराए। बीरबल क्या ढूंढ रहे थे? कपड़ों में कोई फर्क नहीं था, जेवरों में कोई फर्क नहीं था। अचानक एक तख्त के पास पहुंचकर बीरबल के चेहरे का भाव बदला। अंत में बीरबल एक विशेष तख्त के सामने जाकर रुक गए। पूरे दरबार की सांसें अटकी हुई थी। बीरबल ने एक गहरी सांस ली, कमर झुकाई और उस व्यक्ति को झुककर भव्य सलाम किया। बीरबल बोले कि जहांपनाह की जय हो। फारस के असली सुल्तान को बीरबल का नमन। एक पल के लिए सन्नाटा रहा। उस व्यक्ति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या बीरबल ने गलती कर दी? क्या अब जल्लाद आएगा? तभी उस व्यक्ति के चेहरे पर एक मुस्कान आई। उसने अपने सिर से ताज उतारा और बीरबल के लिए तालियां बजाने लगा। बादशाह खुश होकर बोले कि वाह, सुभान अल्लाह, अद्भुत। हमने सुना था बीरबल, लेकिन आज देख भी लिया। तुम वाकई दुनिया के सबसे अक्लमंद इंसान हो। बाकी के 6 लोग जो नकली थे, वे तुरंत अपने तख्त से खड़े हो गए और असली बादशाह के सामने झुक गए। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बीरबल ने सही बादशाह को पहचान लिया था। फारस का बादशाह अपनी गद्दी से उतरा और बीरबल को गले लगा लिया। अब दरबार में जश्न का माहौल था। बादशाह ने बीरबल को अपने पास बिठाया और पूछा कि बीरबल, मैं अपनी हार मानता हूं। हमने इन बहरूपियों को महीनों तक ट्रेनिंग दी थी कि कैसे बादशाह की तरह बैठना है, कैसे देखना है। हमारे अपने घरवाले धोखा खा जाते। तुमने परदेश में आकर पहली ही नजर में कैसे पहचान लिया? क्या तुम कोई जादू जानते हो? बीरबल का जवाब ही इस कहानी का असली सार है। बीरबल ने विनम्रता से कहा कि हुजूर, इसमें कोई जादू नहीं है। ये बस इंसान के स्वभाव को समझने की बात है। जब मैं पहली बार आप सातों के सामने से गुजरा तो मैंने किसी के कपड़े या ताज नहीं देखे। मैं आंखें और आत्मविश्वास देख रहा था। बादशाह ने पूछा कि मतलब? बीरबल ने समझाया कि हुजूर, जब मैंने उन नकली बादशाहों की आंखों में देखा तो वे सब स्थिर बैठे थे, लेकिन उनकी नजरें बार बार आपकी तरफ मुड़ रही थी। एक नकली राजा चाहे कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, अंदर से वो डरता है। उसे हर पल ये डर रहता है कि कहीं असली राजा उससे नाराज न हो जाए, कहीं वो कोई गलती न कर दे। इसलिए वे सब चोर नजरों से आपको देख रहे थे, ये जानने के लिए कि वे सही कर रहे हैं या नहीं। वे अनुमोदन मांग रहे थे। लेकिन जब मैंने आपकी आंखों में देखा तो आप किसी को नहीं देख रहे थे।
आप सीधे सामने देख रहे थे। आपकी आंखों में एक अलग ही सुकून और आत्मविश्वास था। असली राजा को किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। उसे किसी का डर नहीं होता। वो जानता है कि वही सत्ता है। बाकी 6 लोग एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन आप जी रहे थे। बस इसी आत्मविश्वास ने आपको भीड़ से अलग कर दिया। बीरबल का जवाब सुनकर फारस का बादशाह सन्न रह गया। उसे एहसास हुआ कि बीरबल ने सिर्फ पहेली नहीं सुलझाई, बल्कि बादशाहत की असल परिभाषा बता दी। फारस के बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमानी का लोहा माना। उन्होंने बीरबल को ढेर सारे हीरे जवाहरात और फारसी घोड़े तोहफे में दिए। और जब बीरबल भारत वापस लौटे तो न सिर्फ उनकी, बल्कि बादशाह अकबर की शान भी दोगुनी हो गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आप बाहर से चाहे जैसा भी भेष बना लें, आपका आत्मविश्वास और आपकी असलियत आपकी आंखों में दिखी जाती है। नकली लोग हमेशा दूसरों को प्रभावित करने में या दूसरों की नकल करने में लगे रहते हैं, जबकि असली और सच्चे लोग अपनी धुन में रहते हैं, निडर और शांत। बीरबल ने हमें सिखाया कि दुनिया को देखने के लिए सिर्फ आंखों की नहीं, नजरिए की जरूरत होती है। आपको बीरबल की यह सूझबूझ कैसी लगी? क्या आप होते तो असली बादशाह को पहचान पाते? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। हम बहुत मेहनत से ऐसी कहानियां आपके लिए लाते हैं, इसलिए शेयर करना न भूलें। और हां, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन को क्लिक करें, ताकि अकबर बीरबल की अगली रोमांचक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद। कहानी 6। उन दिनों की बात है जब शहंशाह अकबर के दरबार की घड़ी की सुइयां भी उनके हुक्म की गुलाम हुआ करती थी। हर काम वक्त पर होता था। हर दरबारी समय का पाबंद था। दरबार ठीक सूरज की पहली किरण के साथ शुरू होता और एक पल की भी देरी को शहंशाह की शान में गुस्ताखी माना जाता था। और इस नियम का सबसे बड़ा पालन करने वाला कोई और नहीं, बल्कि खुद बीरबल थे। उनकी बुद्धि जितनी तेज थी, उतने ही पाबंद वो अपने उसूलों के थे। लेकिन एक सुबह कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। दरबार शुरू हुआ। शहंशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। सभी नवरत्न, मंत्री, अमीर और सेनापति अपनी अपनी जगहों पर मौजूद थे। बस एक कुर्सी खाली थी। वो कुर्सी थी बीरबल की। शुरू में अकबर ने सोचा शायद कुछ पल की देरी हो गई होगी, बीरबल आते ही होंगे। उन्होंने दरबार की सामान्य कार्यवाही शुरू कर दी। 1 घंटा गुजरा, फिर दूसरा। अब अकबर के माथे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी। उनकी नजरें बार बार दरबार के मुख्य द्वार की ओर उठ जाती, पर बीरबल का कहीं अतापता नहीं था। ये बीरबल के दुश्मनों के लिए एक सुनहरा मौका था। शहंशाह के बहनोई, मानसिंह और शहर के काजी अलफजल, जो हमेशा बीरबल से जलते थे, एक दूसरे को देखकर कुटिलता से मुस्कुराए। मानसिंह अपनी जगह से उठे और बोले, आलमपना, आज दरबार में आपके सबसे प्रिय सलाहकार ही मौजूद नहीं है। लगता है शोहरत का नशा अब उनके सिर चढ़कर बोलने लगा है। काजी अलफजल ने बात आगे बढ़ाई। बिल्कुल सही कहा मान सिंह जी, नियम तो सबके लिए बराबर होने चाहिए। जब एक आम सिपाही को देर से आने पर सजा मिलती है, तो एक मंत्री को क्यों बख्शा जाए? बीरबल ने आज पूरे दरबार और शहंशाह की तौहीन की है। दरबार में कानाफूसी का दौर शुरू हो गया। हर कोई अपनी अपनी अटकलें लगा रहा था। क्या बीरबल बीमार है, या किसी मुसीबत में फंस गए हैं, या सचमुच उनमें अहंकार आ गया है? अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उन्हें बीरबल का ये गैरजिम्मेदाराना रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने मन में तय कर लिया कि आज बीरबल को इसकी सजा जरूर मिलेगी, ताकि भविष्य में कोई भी दरबार के अनुशासन का मजाक उड़ाने की हिम्मत न कर सके। दोपहर होने को आई जब दरबार के दरवाजे पर एक परछाई नजर आई। बीरबल अंदर दाखिल हुए। उनके कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त थे, माथे पर पसीने की बूंदें थी।
पर चेहरे पर वही शांत और सौम्य भाव था। उन्हें देखते ही अकबर का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। वो अपनी गद्दी से लगभग खड़े होते हुए गरजे, बीरबल, ये आने का वक्त है? क्या तुम भूल गए कि ये शहंशाह का दरबार है, कोई सराय नहीं जहां जब मर्जी आए मुंह उठाकर चले आओ। तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? पूरे दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। मान सिंह और काजी के चेहरों पर जीत की मुस्कान थी। बीरबल ने आगे बढ़कर अदब से 3 बार झुककर सलाम किया और बड़ी शांति से बोले, गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह, पर मैं जानबूझकर देर से नहीं आया। मुझे घर पर एक बहुत जरूरी काम ने रोक लिया था। अकबर ने तंज कसते हुए कहा, जरूरी काम? सल्तनत के काम से ज्यादा जरूरी ऐसा कौन सा काम आ पड़ा था तुम्हें? क्या किसी बादशाह ने हमला कर दिया था तुम्हारे घर पर? दरबार में दबीदबी हंसी की लहर दौड़ गई। बीरबल ने सिर झुकाए हुए ही जवाब दिया, नहीं हुजूर, हमला तो नहीं हुआ था, पर मुझे मेरे 5 साल के छोटे बेटे ने रोक लिया था। ये सुनते ही दरबार में जोरदार ठहाका गूंज उठा। मान सिंह हंसते हुए बोले, वाह, क्या बहाना है। एक 5 साल के बच्चे ने सल्तनत के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को रोक लिया। बीरबल, इससे अच्छा तो कह देते कि तुम्हारी तबीयत खराब थी। ये बहाना तो किसी के गले नहीं उतरेगा। काजी ने भी कहा, ये तो सरासर शहंशाह की अक्ल का मजाक उड़ाना हुआ। एक बच्चा भला एक ग्रोनअप को कैसे रोक सकता है? जरूर ये कोई मनगढ़ंत कहानी है। अकबर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें लगा कि बीरबल न सिर्फ देर से आए हैं, बल्कि अब उनका मजाक भी उड़ा रहे हैं। उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहा, बस, बहुत हुआ मजाक। बीरबल, हम तुम्हें इस गुस्ताखी और इस बेहुदा बहाने के लिए सजा सुनाते हैं। तुम्हें 1 महीने के लिए दरबार से निलंबित किया जाता है और एक पल जहांपनाह। बीरबल ने बीच में ही उन्हें रोकते हुए कहा। उनकी आवाज में पहली बार एक ऐसी गंभीरता थी कि अकबर भी रुक गए। बीरबल बोले, सजा देने से पहले क्या आप मेरी पूरी बात नहीं सुनेंगे? क्या एक पिता की दुविधा को समझे बिना ही आप उसे मुजरिम करार दे देंगे? मैं मानता हूं कि मेरा बहाना अविश्वसनीय लगता है, लेकिन यही सच है। अगर इजाजत हो तो मैं बताऊं कि मेरे बेटे ने मुझे कैसे रोका। अकबर कुछ पल सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा, ठीक है, हम तुम्हें आखिरी मौका देते हैं, बताओ अपनी कहानी। लेकिन याद रहे, अगर हमें इसमें जरा भी झूठ की बू आई तो तुम्हारी सजा दोगुनी हो जाएगी। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहानी सुनानी शुरू की। जहांपनाह, आज सुबह मैं रोज की तरह दरबार के लिए तैयार हो रहा था। मैंने अपने नए शाही लिबास पहने, अपनी पगड़ी बांधी और जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, मेरा 5 साल का बेटा केशव दौड़ता हुआ आया और मेरे पैरों से लिपट गया। मैंने उसे प्यार से उठाया और कहा, बेटा, मुझे जाने दो, दरबार के लिए देर हो रही है। पर उसने मेरी एक न सुनी। वो जिद करने लगा कि आज मैं उसके साथ खेलूं। मैंने उसे बहुत समझाया, डांटा, प्यार किया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। मान सिंह ने बीच में टोका, तो क्या तुम उसे उठाकर एक तरफ नहीं कर सकते थे? एक बच्चे में इतनी ताकत कहां से आ गई? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ताकत जिस्म की नहीं, जिद की थी। मान सिंह जी, और उसकी जिद भी साधारण नहीं थी। जब उसने देखा कि मैं किसी तरह नहीं मान रहा, तो उसने एक खेल की शर्त रख दी। उसने आंगन में कोयले के एक टुकड़े से जमीन पर एक बड़ा सा गोला बना दिया और उसके बीच में जाकर खड़ा हो गया। फिर उसने मुझसे कहा, बाबा, आप तो कहते हैं कि आप दुनिया के सबसे समझदार इंसान हैं। आज आपकी परीक्षा है। उसने शर्त रखी, आपको इस गोले के अंदर भी आना है और इस गोले के बाहर भी जाना है, लेकिन शर्त यह है कि आप इस कोयले की लकीर को न तो मिटा सकते हैं, न लांघ सकते हैं और न ही छू सकते हैं। जब तक आप ये नहीं कर लेते, मैं आपको दरबार नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर पूरा दरबार फिर से हैरान हो गया। ये कैसी पहेली थी? बिना लकीर को छुए या पार किए कोई उसके अंदर बाहर कैसे जा सकता था? बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, पहले तो मुझे ये बच्चों का खेल लगा। मैंने उसे समझाया कि ये नामुमकिन है,
लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहा। उसकी आंखों में एक चुनौती थी, एक विश्वास था कि उसके पिता उसकी पहेली को जरूर सुलझाएंगे। मैं एक अजीब धर्म संकट में फंस गया था। एक तरफ सल्तनत की जिम्मेदारी थी, दूसरी तरफ एक बेटे का अपने पिता पर विश्वास। मैंने कई तरकीबें सोची। मैंने सोचा कि उसे बातों में बहला दूं, लेकिन वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। मैंने सोचा कि उसे जबरदस्ती उठा लूं, लेकिन फिर उसकी नजर में मेरा मान सम्मान क्या रह जाता। मैं उसकी नजर में वो पिता बन जाता जो एक छोटी सी पहेली से हारकर अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। हुजूर, एक पिता के लिए इससे बड़ी हार और क्या हो सकती है? बीरबल की बातों में इतनी सच्चाई और भावना थी कि दरबार में छाया हंसी का माहौल अब गंभीरता में बदल गया था। अकबर भी ध्यान से सुन रहे थे। घंटे गुजरने लगे। बीरबल ने कहा, मेरा धैर्य जवाब दे रहा था। दरबार में देर होने का ख्याल मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मैं लगभग हार मान चुका था। मैं अपने बेटे के सामने खुद को एक हारा हुआ, नासमझ पिता महसूस कर रहा था। और तभी मुझे उस पहेली का हल सूझा। मैंने अपने बेटे से पूछा, केशव, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं इस पहेली को सुलझाऊं? उसने जोर से हाँ में सिर हिलाया। तब मैं उसके पास गया, उस गोले के बाहर ही खड़ा रहा और झुककर मैंने उसे अपनी गोद में उठा लिया। जैसे ही मैंने उसे गोद में उठाया, मैं उस गोले के अंदर आ गया, क्योंकि मेरा बेटा, जो उस गोले का केंद्र था, अब मेरी गोद में था। मैं उसकी दुनिया के अंदर था। और फिर मैं उसे गोद में उठाए हुए ही कुछ कदम पीछे हट गया। इस तरह मैं उस गोले के बाहर भी आ गया। और इस पूरी प्रक्रिया में मैंने उस कोयले की लकीर को न तो छुआ, न मिटाया और न ही लांघा। ये हल सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। क्या शानदार और भावनात्मक समाधान था! बीरबल ने पहेली को बुद्धि से नहीं, बल्कि एक पिता के दिल से सुलझाया था। बीरबल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, हुजूर, जैसे ही मैंने ये किया, मेरे बेटे की आंखें खुशी और गर्व से चमक उठीं। उसने मुझे कसकर गले लगा लिया और कहा, मुझे पता था, मेरे बाबा दुनिया में सबसे समझदार हैं। और फिर उसने खुद ही मेरा हाथ पकड़कर कहा, चलिए बाबा, अब आप दरबार जाइए। हुजूर, एक बेटे से मिली ये जीत और सम्मान मेरे लिए सल्तनत के किसी भी काम से ज्यादा बड़ी थी। इसी वजह से मुझे देर हो गई। अब आप ही फैसला करें। क्या मैंने कोई गुनाह किया? बीरबल चुप हो गए। दरबार में गहरा सन्नाटा था। किसी के पास कहने को एक शब्द नहीं था। मान सिन्हा और काजी अलअफजल के सिर शर्म से झुके हुए थे। वे एक मंत्री को गिराना चाहते थे, पर बीरबल ने तो एक पिता का कद कहीं ज्यादा ऊंचा कर दिया था। शहंशाह अकबर अपनी गद्दी से उठे। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि आंसू थे। वो धीरे धीरे चलकर बीरबल के पास आए और उन्हें गले से लगा लिया। उन्होंने भारी आवाज में कहा, बीरबल, आज तुमने हमें सजा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी सीख दी है। हम तो तुम्हें सिर्फ अपना मंत्री समझते थे, लेकिन तुम एक महान पिता भी हो। तुमने सल्तनत की जिम्मेदारी से ज्यादा एक पिता की जिम्मेदारी को महत्व दिया और उसे इतनी खूबसूरती से निभाया कि हम निशब्द हैं। अकबर पूरे दरबार की ओर मुड़े और बोले, आज बीरबल देर से नहीं आए हैं। आज वो हमें ये सिखाने आए हैं कि इंसान का पहला फर्ज अपने परिवार के प्रति होता है। जो इंसान एक अच्छा बेटा, एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता नहीं बन सकता, वो कभी भी एक अच्छा मंत्री या वफादार सेवक नहीं बन सकता। बीरबल, तुम्हारी गैरहाजिरी आज तुम्हारी सबसे बड़ी हाजिरी साबित हुई है। शहंशाह ने अपनी उंगली से बेशकीमती अंगूठी निकाली और बीरबल को पहनाते हुए कहा, यह तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारा इनाम है, इस बात के लिए कि तुमने हमें याद दिलाया कि सल्तनत इमारतों और खजानों से नहीं, बल्कि परिवारों और उनके बीच के प्यार से बनती है। पूरा दरबार बीरबल के सम्मान में खड़ा हो गया और तालियों की गड़गड़ाहट से शाही किला गूंज उठा। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि सच्ची बुद्धि सिर्फ मुश्किल सवालों के जवाब देने में नहीं, बल्कि जीवन की
छोटी छोटी जिम्मेदारियों को प्यार और सम्मान से निभाने में है। कहानी 7। एक दिन की बात है, आगरा के शाही दरबार में एक ऐसी बहस छिड़ी जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। विषय था सत्य। सत्य क्या है? क्या सत्य एक है या उसके कई रूप है? क्या जो मुझे सच लगता है वही पूरी दुनिया के लिए भी सच होना चाहिए? दरबार के सबसे बड़े विद्वान पंडित गंगाधर अपने वेदों और शास्त्रों का हवाला देते हुए कह रहे थे, जहां पनाह, सत्य तो एक ही है, सनातन है, और वो धर्म ग्रंथों में लिखा है। जो उन ग्रंथों से परे है वो सब माया है, भ्रम है। उनके बगल में बैठे शाही मौलाना हकीमुद्दीन इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा, पंडित जी की बात का मैं सम्मान करता हूं, पर असली सत्य तो खुदा की कही बातों में है। वही अव्वल और वही आखिर है, उसके अलावा कोई दूसरा सच नहीं। तभी वित्त मंत्री राजा टोडरमल, जो हर चीज को नफे नुकसान और व्यावहारिकता की कसौटी पर तौलते थे, बोले, आप दोनों ज्ञानी लोगों की बातें सिर के ऊपर से जा रही है। मेरे लिए तो सत्य वो है जो आंखों से दिखे, जिसे तौला जा सके, जो सल्तनत के खजाने को भरे, जो प्रजा को खुशहाल रखे, वही असली सत्य है। बाकी सब किताबी बातें हैं। ये सुनकर सेनापति मान सिन्हा, जिनकी दुनिया तलवार और युद्ध के मैदान तक ही सीमित थी, अपनी भारी आवाज में गरजे, सत्य? हुजूर, सत्य तो केवल एक है, शक्ति। जिसकी तलवार में जोर है, जिसकी जीत होती है, दुनिया उसी के सच को सलाम करती है। हारा हुआ इंसान हमेशा झूठा होता है। ये सुनकर अकबर का सिर चकरा गया। 4 अलग अलग लोग, सभी अपनी अपनी जगह काबिल और बुद्धिमान, और चारों के लिए सत्य के मायने बिल्कुल अलग। वो इस दार्शनिक गुत्थी में उलझकर रह गए थे। उन्होंने अपनी आखिरी उम्मीद बीरबल की ओर देखा, जो अब तक शांत बैठे बस सबकी बातें सुन रहे थे। बीरबल, तुम चुप क्यों हो? अकबर ने पूछा। तुम ही बताओ, इनमें से कौन सही है? सत्य आखिर है क्या? बीरबल अपनी जगह से उठे, मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही तो सबसे खूबसूरत बात है। ये चारों सही है और ये चारों ही गलत है। ये सुनकर पूरा दरबार चौंक गया। ये कैसा जवाब था? पंडित गंगाधर ने नाराजगी से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं बीरबल? हम सही भी हैं और गलत भी। ये तो कोई बात नहीं हुई। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, गुस्ताखी माफ पंडित जी। मेरा मतलब है कि आप सबने सत्य के एक बहुत बड़े रूप का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देखा है, और आप सब अपने उस छोटे से हिस्से को ही पूरा सत्य मान बैठे हैं। अकबर को बीरबल की बातों में दिलचस्पी आई। उन्होंने कहा, बीरबल, हम तुम्हारी पहेलियों से थक गए हैं। अगर तुम अपनी बात को साबित कर सकते हो तो करो, हमें कोई उदाहरण देकर समझाओ। बीरबल की आंखों में एक चमक आई। उन्हें यही तो चाहिए था। उन्होंने कहा, जरूर, जहां पनाह, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी इजाजत और कुछ इंतजाम करने के लिए 2 दिन का वक्त चाहिए होगा। मैं आपको सत्य का दर्शन कराऊंगा, लेकिन शब्दों से नहीं, बल्कि एक अनुभव से। अकबर मान गए। दरबार में हर कोई उत्सुक था कि बीरबल ऐसा क्या करने वाले हैं। 2 दिन बाद बीरबल ने शहंशाह अकबर और उन चारों बहस करने वालों पंडित गंगाधर, मौलाना हकीमुद्दीन, राजा टोडरमल और सेनापति मान सिन्हा को शाही बाग के एक खास हिस्से में आने का निमंत्रण दिया। जब वे सब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाग के बीचों बीच एक विशालकाय हाथी खड़ा था। वो एक बहुत ही शांत और सधा हुआ हाथी था, जिसका नाम मोती था, और उस हाथी से कुछ दूरी पर 4 आदमी आंखों पर पट्टी बांधे खड़े थे। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, ये सब क्या है? ये हाथी और ये 4 लोग? बीरबल ने बताया, जहां पनाह, ये चारों लोग जन्म से ही नेत्रहीन हैं। इन्होंने आज तक अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा। ये दुनिया को सिर्फ छूकर, सुनकर और महसूस करके जानते हैं। आज ये हमें बताएंगे कि सत्य क्या होता है। फिर बीरबल उन चारों नेत्रहीन व्यक्तियों के पास गए। उन्होंने उनके नाम पुकारे, हीरा, मोती, पन्ना और लाल।
बीरबल ने उनसे कहा, भाइयों, आज हम तुम्हारी मुलाकात एक बहुत ही अनोखे जीव से कराने जा रहे हैं। इसका नाम है हाथी। तुम चारों को बारी बारी से जाकर इसे छूना है और फिर हमें बताना है कि ये हाथी आखिर चीज क्या है। चारों बहुत उत्साहित हो गए। उन्होंने कभी हाथी का नाम तो सुना था, पर यह होता कैसा है, ये जानने का मौका उन्हें आज पहली बार मिल रहा था। सबसे पहले बीरबल हीरा का हाथ पकड़कर उसे हाथी के पास ले गए। हीरा का हाथ हाथी के एक मोटे पैर पर पड़ा। उसने अपने दोनों हाथों से उस पैर को टटोला। वो खुरदुरा था, एक पेड़ के तने की तरह मोटा और बिल्कुल सीधा था। हीरा ने उसे ऊपर नीचे चारों तरफ से छुआ और फिर आत्मविश्वास से भरकर बोला, अरे, मैं समझ गया। हाथी तो एक विशाल खंभे जैसा होता है, बिल्कुल किसी महल के खंभे की तरह। वो खुश होकर अपनी जगह पर वापस आ गया। अब बीरबल मोती को हाथी के पास ले गए, लेकिन इस बार उसे हाथी के सामने की तरफ से ले जाया गया। मोती का हाथ हाथी के लंबे, घुमावदार और चिकने दांत पर पड़ा। उसने उसे छुआ तो वो बहुत कठोर और नुकीला लगा। मोती ने सोचा, ये तो बहुत खतरनाक चीज लगती है। उसने जोर से कहा, नहीं नहीं, हाथी कोई खंभा नहीं है। ये तो एक बहुत तेज धार वाले भाले या हल जैसा है। इससे तो जमीन भी खोदी जा सकती है। ये सुनकर हीरा अपनी जगह से चिल्लाया, झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने खुद छुआ है, वो एक खंभा है। बीरबल ने उन्हें शांत कराया और अब पन्ना की बारी आई। बीरबल उसे हाथी के बगल में ले गए। पन्ना का हाथ हाथी के बहुत बड़े पंखे जैसे कान पर पड़ा। जैसे ही उसने कान को छुआ, हाथी ने धीरे से अपना कान हिलाया। पन्ना को लगा जैसे कोई उसे हवा कर रहा है। वो खुशी से उछल पड़ा और बोला, तुम दोनों ही गलत हो। हाथी न तो खंभा है और न ही भाला। ये तो एक बहुत बड़ा हाथ का पंखा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा महलों में दासियां रानियों को झलती है। अब तो तीनों के बीच बहस छिड़ गई। हीरा अपनी खंभे वाली बात पर अड़ा था, मोती अपने भाले वाले तर्क पर और पन्ना अपने पंखे वाले अनुभव पर। अंत में बीरबल लाल को लेकर हाथी के पीछे गए। लाल का हाथ हाथी की लंबी पूंछ पर पड़ा। उसने पूंछ को पकड़ा तो वो एक रस्सी जैसी लगी, और जब उसका हाथ पूंछ के आखिरी सिरे पर गया, जहां बालों का गुच्छा था, तो उसे लगा जैसे वो कोई झाड़ू हो। लाल ने अपनी खोज का ऐलान किया, चुप हो जाओ सब, तुम सब मूर्ख हो। हाथी तो एक मोटी रस्सी है जिसके आखिर में एक झाड़ू बंधी हुई है। अब तो चारों के बीच जैसे युद्ध ही छिड़ गया। खंभा, हीरा चिल्लाया, भाला, मोती गरजा, पंखा, पन्ना चीखा, रस्सी और झाड़ू, लाल ने जोर से कहा। वे चारों एक दूसरे को झूठा, मूर्ख और नासमझ कहने लगे। उनकी बहस इतनी बढ़ गई कि वे एक दूसरे से हाथापाई करने पर उतारू हो गए। हर कोई अपने अनुभव को ही अंतिम सत्य मान रहा था और दूसरे के अनुभव को सिरे से नकार रहा था। अकबर और बाकी दरबारी ये सब देखकर हैरान थे। तभी बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, शांत हो जाओ, कृपया शांत हो जाओ। बीरबल ने उन चारों से कहा, तुम चारों में से कोई भी झूठा नहीं है। तुम सब अपनी अपनी जगह सच कह रहे हो, लेकिन तुम्हारा सच अधूरा है। फिर बीरबल ने उन चारों की आंखों से पट्टी हटाई। मान लीजिए कि यह कहानी का एक नाटकीय हिस्सा है, या बीरबल उन्हें मौखिक रूप से समझाते हैं। बीरबल ने उन्हें एक दूसरे का हाथ पकड़वाकर पूरे हाथी का चक्कर लगवाया। उन्होंने हीरा को हाथी का दांत, कान और पूंछ छुवाई। उन्होंने मोती को पैर, कान और पूंछ का अनुभव कराया। उन्होंने उन सबको हाथी का पूरा शरीर महसूस कराया। जैसे जैसे वे पूरे हाथी को महसूस करते गए, उनकी आंखें, मन की आंखें खुलती गई। उन्हें समझ में आया कि वे सब एक ही चीज के अलग अलग हिस्सों को छू रहे थे। हाथी न सिर्फ खंभा था, न सिर्फ भाला, न सिर्फ पंखा और न सिर्फ रस्सी, वो इन सब का जोड़ था, और इन सब से कहीं ज्यादा विशाल और भव्य था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ।
वे एक दूसरे से माफी मांगने लगे कि कैसे वे अपने अधूरे ज्ञान के अहंकार में एक दूसरे से लड़ने पर उतारू हो गए थे। जब वे चारों शांत हो गए तो बीरबल शहंशाह अकबर और उन चारों दरबारियों की तरफ मुड़े जो अब तक स्तब्ध खड़े ये सब देख रहे थे। बीरबल ने पंडित गंगाधर से कहा, पंडित जी, आपने सत्य के हाथी का पैर पकड़ा जो धर्म और कर्तव्य की तरह मजबूत और स्थिर है। आपने जो कहा वो सत्य है, पर वो पूरा सत्य नहीं है। फिर वो मौलाना हकीमुद्दीन की ओर मुड़े। मौलाना साहब, आपने हाथी का कान छुआ जो श्रद्धा और सुनने का प्रतीक है, जिससे हम ईश्वर के संदेश को सुनते हैं। आपकी बात भी सच है, पर वो भी अधूरा सच है। इसके बाद उन्होंने राजा टोडरमल की तरफ देखा। मंत्री जी, आपने हाथी का नुकीला दांत पकड़ा जो शक्ति, अर्थ, धन और रणनीति का प्रतीक है, जिससे सल्तनत की रक्षा होती है और खजाना भरता है। आपका सत्य भी अपनी जगह कायम है, पर वो भी हाथी का सिर्फ एक हिस्सा है। अंत में बीरबल ने सेनापति मान सिंह से कहा, सेनापति जी, आपने हाथी की पूंछ पकड़ी जो हर चीज के परिणाम और अंत का प्रतीक है। आप सोचते हैं कि अंत में मिली जीत ही सत्य है। ये भी एक सच है, पर यह भी पूरा सच नहीं है। बीरबल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, जहांपनाह, सत्य उस हाथी की तरह है। हम सब अपनी सीमित समझ और अनुभव के कारण जन्म से अंधे हैं। हम सत्य के जिस हिस्से को छू लेते हैं उसी को पूरा सत्य मान लेते हैं, और जो कोई हमसे अलग बात करता है हम उसे अपना दुश्मन समझकर उससे लड़ने लगते हैं। असली ज्ञान, बीरबल ने कहा, यह मानने में नहीं है कि मैं सही हूं, बल्कि ये जानने की कोशिश करने में है कि दूसरा व्यक्ति क्यों और कैसे सही हो सकता है। जब हम दूसरों के सच को समझने और सम्मान करने की कोशिश करते हैं, तभी हमें उस विशाल हाथी यानी पूर्ण सत्य की एक झलक मिल पाती है। यह सुनकर शहंशाह अकबर, पंडित, मौलाना, मंत्री और सेनापति सब निशब्द हो गए। आज बीरबल ने उन्हें किताबों या तर्कों से नहीं, बल्कि जीवन के एक सीधे सादे अनुभव से इतना बड़ा सबक सिखा दिया था जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूल सकते थे। अकबर अपनी गद्दी से उतरे और बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। तुम सच में इस सल्तनत के सबसे अनमोल रत्न हो। आज से इस दरबार में हर किसी के सच का सम्मान किया जाएगा, ताकि हम सब मिलकर उस पूरे हाथी को समझ सकें। और उस दिन के बाद अकबर के दरबार में बहसें तो होती रहीं, पर अब उनमें अहंकार का टकराव नहीं, बल्कि एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश होती थी। कहानी 8। ये उस दौर की बात है जब हिंदुस्तान की जमीन पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का सूरज अपनी पूरी बुलंदी पर चमक रहा था। सल्तनत में अमन और खुशहाली थी। खजाना लबालब भरा था और दुश्मन दूर दूर तक नजर नहीं आते थे। सफलता की इस धूप में शहंशाह अकबर के मन में धीरे धीरे एक अहंकार का पौधा पनपने लगा था। उन्हें लगने लगा था कि उनकी सूझबूझ और फैसलों में कोई खोट नहीं हो सकता। वो अपने नवरत्नों की सलाह तो सुनते, पर मानते वही जो उनका दिल कहता। धीरे धीरे वो एक ऐसे शहंशाह बनते जा रहे थे जिन्हें अपनी तारीफ सुनने की आदत हो गई थी। दरबार के चापलूस अमीर और मंत्री इस आग में घी डालने का काम कर रहे थे। वे अकबर के हर फैसले पर वाह, जहांपनाह, क्या खूब सोचा है, और आपकी अक्ल का तो कोई सानी नहीं, जैसे जुमले उछालकर अपना उल्लू सीधा करते। इस चापलूसी के कोहरे में केवल एक ही चिराग था जो सच्चाई की रोशनी दिखाने की हिम्मत रखता था, और वो थे बीरबल। बीरबल देख रहे थे कि शहंशाह कैसे अपनी ही बनाई हुई सुनहरी दुनिया में कैद होते जा रहे हैं। वो जानते थे कि जिस राजा को अपनी गलतियां दिखनी बंद हो जाएं, उसकी सल्तनत का पतन निश्चित है। बीरबल ने कई बार इशारों इशारों में अकबर को समझाने की कोशिश की, पर उनकी बात शहंशाह के अहंकार की दीवार से टकराकर वापस आ जाती। एक दिन दरबार में किसी नई नहर की योजना पर बात हो रही थी।
सभी मंत्री उस योजना की तारीफों के पुल बांध रहे थे। केवल बीरबल चुप थे। अकबर ने देखा और पूछा, बीरबल, तुम खामोश क्यों हो? क्या तुम्हें ये योजना पसंद नहीं आई? बीरबल ने अदब से कहा, जहांपनाह, योजना बेहतरीन है, पर जिस रास्ते से नहर निकालने की बात हो रही है, वहां सैकड़ों गरीब किसानों की उपजाऊ जमीनें हैं। अगर हम रास्ता थोड़ा बदल दें तो उन गरीबों का नुकसान होने से बच जाएगा। थोड़ी लागत जरूर बढ़ेगी, पर प्रजा का आशीर्वाद भी मिलेगा। ये सुनते ही अकबर का चेहरा तमतमा गया। उन्हें अपनी योजना में खोट निकालना अपनी तौहीन लगी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम हमेशा छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हो। सल्तनत की तरक्की के लिए छोटी मोटी कुर्बानियां देनी पड़ती है। फैसला हो चुका है, नहर वहीं से बनेगी। उस दिन बीरबल समझ गए कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। शहंशाह को आईना दिखाने के लिए उन्हें एक ऐसा नाटक रचना होगा जो उनके अहंकार को जड़ से हिला दे। उन्हें शहंशाह को मूर्ख बनाना होगा ताकि वो अपनी मूर्खता को खुद अपनी आंखों से देख सकें। अगले दिन जब दरबार खचाखच भरा था, बीरबल अपनी जगह से उठे और एक अजीब सी घोषणा की, आलमपना, मैंने कल रात एक सपना देखा। सपने में एक फरिश्ता आया और उसने मुझसे कहा कि हमारी सल्तनत पर एक अनदेखा खतरा मंडरा रहा है, जिसे सिर्फ शहंशाह सलामत ही दूर कर सकते हैं। अकबर की आंखों में चमक आ गई। कैसा खतरा, बीरबल? बीरबल ने कहा, फरिश्ते ने बताया कि यह खतरा अक्ल के घमंड नाम की एक अदृश्य चिड़िया है, जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के सिर पर आकर बैठ जाती है और धीरे धीरे उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देती है। उसे बचाने का एक ही तरीका है। दरबार में बैठे सभी लोग उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने कहा, उस व्यक्ति को 7 दिनों तक कुछ ऐसे काम करने होंगे जो दिखने में मूर्खतापूर्ण लगे, पर असल में वो उस घमंडी चिड़िया को भगाने के मंत्र हैं। फरिश्ते ने कहा है कि ये चिड़िया आपके सिर पर बैठने की कोशिश कर रही है, जहांपनाह। ये सुनते ही दरबार के चापलूस मंत्री जैसे मीरजमान फौरन चिल्लाए, गुस्ताखी। बीरबल की ये हिम्मत कैसे हुई कि वो शहंशाह की अक्ल पर शक करें? अकबर भी गुस्से में थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा ने गुस्से पर काबू पा लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम कहना क्या चाहते हो? हम मूर्खों वाले काम करें? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, मैं नहीं, फरिश्ते का हुक्म है, जहांपनाह। अगर आप ये नहीं करेंगे तो सल्तनत का भविष्य खतरे में पड़ सकता है, और अगर आप ये करते हैं तो ये साबित हो जाएगा कि आप सल्तनत के लिए अपनी शान भी दांव पर लगा सकते हैं। फैसला आपका है। बीरबल ने बात को सल्तनत की सुरक्षा और अकबर की महानता से जोड़ दिया था। अब अकबर के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने भारी मन से कहा, ठीक है, बताओ, हमें क्या करना होगा? बीरबल की आंखों में एक शरारती चमक आई। उन्होंने कहा, आज से 7 दिनों तक आपको हर रोज एक नया काम करना होगा। आज पहला दिन है और आपका पहला काम यह है कि आपको शाही बाग में लगे सबसे ऊंचे आम के पेड़ पर चढ़कर उसकी एक डाली पर बैठकर वहां अपनी दोपहर की कचहरी लगानी होगी। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। शहंशाह पेड़ पर बैठकर कचहरी करेंगे? ये तो सरासर पागलपन था। मीरजमान और उसके साथियों को लगा कि बीरबल का अंत अब निश्चित है। अकबर का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वो अपने वचन से बंधे थे। उन्होंने सिपाहियों को हुक्म दिया और कुछ ही देर में आम के पेड़ के नीचे गद्दे बिछा दिए गए और ऊपर एक डाली पर शहंशाह के बैठने का इंतजाम किया गया। अकबर मन ही मन बीरबल को कोसते हुए पेड़ पर चढ़े। पूरे आगरा में ये खबर आग की तरह फैल गई। हजारों लोग अपने शहंशाह को पेड़ पर बैठकर दरबार चलाते देखने के लिए इकट्ठा हो गए। लोग हंस रहे थे, कानाफूसी कर रहे थे। देखो, हमारे शहंशाह सठिया गए हैं, कोई कह रहा था। अकबर को अपने जीवन में इतनी शर्मिंदगी कभी महसूस नहीं हुई थी। अगले दिन बीरबल ने दूसरा हुक्म दिया, जहांपनाह,
आज आपको अपने शाही घोड़ों को छोड़कर एक गधे पर उल्टे बैठकर पूरे शहर का चक्कर लगाना होगा। अकबर का सब्र अब जवाब दे रहा था, पर वो मजबूर थे। वो गधे पर उल्टे बैठे, यानी उनका मुंह गधे की पूंछ की तरफ था। लोग सड़कों पर निकल आए और अपने बादशाह का ये हाल देखकर ठहाके लगाने लगे। बच्चे उन पर फप्तियां कस रहे थे। अकबर ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। तीसरे दिन बीरबल ने कहा, आज आपको अपने शाही लिबास उतारकर एक फटे पुराने कंबल को ओढ़कर शाही खजाने के दरवाजे पर एक पहरेदार की तरह पूरे दिन खड़ा रहना होगा। चौथे दिन आज आपको बाजार में जाकर एक सब्जी वाले की दुकान पर बैठना होगा और चिल्ला चिल्लाकर आलू बैंगन बेचने होंगे। हर दिन अकबर एक नया मूर्खतापूर्ण काम करते और हर दिन उनकी इज्जत शहर में कम होती जाती। उनके अपने मंत्री और सिपाही भी उन पर छिप छिप कर हंसते थे। अकबर का घमंड चकनाचूर हो रहा था। उन्हें पहली बार एहसास हो रहा था कि आम जनता की नजरों में सम्मान खो देना कितना दर्दनाक होता है। वो रात रात भर सो नहीं पाते थे। 7वां और आखिरी दिन आ गया। अकबर ने सोचा, आज बीरबल न जाने कौन सी आफत लाने वाला है। बीरबल दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, आज आखिरी दिन है। आज आपको एक सोने का पिंजरा बनवाना है, उसे अपने हाथों में उठाना है और शाही मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाना है, कोई है जो मेरी अक्ल खरीद ले, मेरी अक्ल बिकाऊ है। ये सुनते ही अकबर का बांध टूट गया। वो अपनी गद्दी से उठे, अपनी तलवार निकाली और गरजे, बस बहुत हुआ बीरबल, आज या तो तुम रहोगे या हम। तुमने 7 दिनों तक पूरी दुनिया के सामने हमें एक जोकर बनाकर रख दिया, हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। अब हम तुम्हारा ये नाटक और बर्दाश्त नहीं करेंगे। मीर ज़मान और उसके साथी खुश थे, उनकी मुराद पूरी हो गई थी। बीरबल शांत खड़े रहे। उन्होंने कहा, तो आप ये आखिरी काम नहीं करेंगे? जहांपना, कभी नहीं। अकबर चिल्लाए, हम तुम्हें इस गुस्ताखी के लिए मौत की सजा देते हैं। बीरबल मुस्कुराए, ठीक है जहांपना, मुझे मेरी सजा कबूल है, लेकिन सजा देने से पहले क्या आप मेरी एक आखिरी बात सुनेंगे? अकबर ने कहा, कहो, जो कहना है जल्दी कहो। बीरबल पूरे दरबार की ओर मुड़े और ऊंची आवाज में बोले। दरबार में मौजूद सभी लोग सुने। आज शहंशाह ने साबित कर दिया है कि वो दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं और अक्ल के घमंड नाम की चिड़िया अब उन्हें छू भी नहीं सकती। सब हैरान थे कि बीरबल ये क्या कह रहे हैं। बीरबल ने अकबर की ओर देखकर समझाना शुरू किया, जहांपनाह, पिछले 6 दिनों से आप वो सब कर रहे थे जो मैं आपसे कह रहा था। आप आंख बंद करके मेरे मूर्खतापूर्ण आदेशों का पालन कर रहे थे। एक शहंशाह होकर भी आप बिना सोचे समझे किसी और की बात मान रहे थे। यही तो अक्ल का घमंड होता है, जब इंसान को लगता है कि वो जो कर रहा है वही सही है और वो दूसरों की बातों पर आंख मूंदकर चलने लगता है। पेड़ पर चढ़कर आपने देखा कि जमीन से दुनिया कैसी दिखती है और ऊंचाई से कैसी। गधे पर उल्टा बैठकर आपने महसूस किया कि जब दिशा गलत हो तो मंजिल कितनी दूर हो जाती है, भले ही आप आगे बढ़ रहे हों। खजाने के पहरेदार बनकर आपने समझा कि दौलत की रखवाली करना कितना मुश्किल है और सब्जी बेचकर आपने जाना कि एक आम आदमी अपनी रोजी रोटी के लिए कितनी मेहनत करता है। बीरबल ने आगे कहा, यह सब आपको मूर्ख बनाने के लिए नहीं था जहांपनाह, यह आपको वो सच्चाई दिखाने के लिए था जो आप अपने सिंहासन की ऊंचाई से नहीं देख पा रहे थे। ये आपको आपकी प्रजा के करीब लाने के लिए था। और आज, बीरबल ने अपनी आवाज में वजन लाते हुए कहा, जब मैंने आपसे आपकी अक्ल बेचने के लिए कहा तो आपने इनकार कर दिया। आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, आपने सही और गलत में फर्क किया और पहली बार आपने मेरे आदेश को मानने से मना कर दिया। इसी पल आपने उस घमंडी चिड़िया को हमेशा के लिए भगा दिया। आपने साबित कर दिया कि आपकी अक्ल बिकाऊ नहीं है और आप किसी के कहने पर मूर्ख नहीं बन सकते। बीरबल ने सिर झुका लिया।
मेरा काम पूरा हुआ। जहां पनाह, अब आप मुझे जो चाहे सजा दे सकते हैं। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। अकबर के हाथ से तलवार छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। आज उन्हें सब कुछ समझ आ गया था। बीरबल ने उन्हें मूर्ख नहीं बनाया था, बल्कि मूर्ख बनने से बचाया था। उन्होंने अकबर के अहंकार को तोड़ने के लिए खुद उनकी नजरों में गिरने का जोखिम उठाया था। अकबर अपनी गद्दी से उतरे, आगे बढ़े और बीरबल को कसकर गले लगा लिया। उन्होंने भारी आवाज में कहा, तुमने हमें सजा नहीं दी बीरबल, तुमने हमें एक नई जिंदगी दी है। तुमने हमारी आंखें खोल दी। हम अपनी शान के नशे में अंधे हो गए थे, अपनी प्रजा से दूर हो गए थे। तुमने हमें हमारी जमीन दिखाई है। अकबर पूरे दरबार की ओर मुड़े और बोले, आज से ये बात याद रखी जाए। एक सच्चा सलाहकार वो नहीं जो राजा की हाँ में हाँ मिलाए, बल्कि वो है जो राजा को उसकी गलतियां दिखाने की हिम्मत रखे, भले ही उसे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। बीरबल सिर्फ हमारे नवरत्न नहीं, हमारी सल्तनत के सबसे बड़े खजाने हैं। मीर ज़मान और उसके साथियों के चेहरे शर्म से झुक गए थे। उन्होंने बीरबल को गिराने की सोची थी, पर बीरबल का कद आज पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा हो गया था। उस दिन के बाद शहंशाह अकबर में एक बड़ा बदलाव आया। वो फैसले लेने से पहले 100 बार सोचते, अपने सलाहकारों की बात ध्यान से सुनते और हमेशा अपनी प्रजा की भलाई को सबसे ऊपर रखते। वो समझ चुके थे कि एक राजा की असली शान सोने चांदी में नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के दिलों में बसने में है। और ये सब मुमकिन हुआ था क्योंकि उनके एक दोस्त ने उन्हें सबक सिखाने के लिए उन्हें मूर्ख बनाने की हिम्मत की थी।